हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। दिस इज सी एस सी एम देवाशीष गोस्वामी एंड आई वेलकम यू टू पेटेंट एक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ए कैटेगरी का चैप्टर, जो कि बच्चों का भी फेवरेट है, आईसीएसआई का भी फेवरेट है और प्रैक्टिकल लाइफ का भी बहुत फेवरेट है। अगर मैं आपको सच्चाई से कहूं तो अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी ने इंजीनियरिंग किया हो या इंजीनियरिंग ने कंपनी सेक्रेटरी किया हो तो वो पेटेंट में जाता ही जाता है, क्योंकि ये इन्वेंशन से रिलेटेड है। इसी वजह से बेटा ये एकमात्र ऐसा लॉ है, लॉ का कोर्स है, जो आईआईटी खड़गपुर में भी पढ़ाया जाता है। आईआईटी खड़गपुर में, आई एम टॉकिंग राइट, वहाँ पे भी एलएलबी कराया जाता है और वहाँ पे पेटेंट को पढ़ाने के लिए ही उस पर्पज से लॉ का कोर्स कराया जाता है। खैर, आज भी बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी हैं जिनके जो सिर्फ और सिर्फ आईपीआर में यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही स्पेशलाइजेशन करते हैं और अपना पूरा का पूरा फील्ड वहां पे बना के बैठे हैं। उसी से उनका घर चल रहा है, उसी से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो बच्चों, आज जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो एग्जाम के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम में भी ये 10 से 15 नंबर का आ जाता है, कई बार ये 20 नंबर तक का भी आया है। लेकिन आप इसको इस तरीके से पढ़ें कि आज से कुछ सालों बाद जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे तो फिर आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बढ़िया डाउनलोड करके रखे, बुकमार्क करके रखे, ताकि बार बार आप इस लेक्चर को देख सकें। गॉट इट एवरीवन। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा पहले उसको समझ लेते हैं अपन। तो 3 टॉपिक है हमारे। क्या पेटेंट होता है, पेटेंट क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो कि इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा इन्फ्रिंजमेंट। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, असाइनमेंट है, कंपलसरी लाइसेंस है, ठीक है, रिवोकेशन है, सब कुछ है, बहुत सारा टॉपिक है। वो सब भी अपन डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं। गॉट इट एवरीवन, सब कवर करेंगे, सबका सब यहाँ पे अपन कवर करेंगे। फिर कई बार पेटेंट जो है वो कैंसिल भी हो जाता है, तो कैंसिलेशन के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। जितने टॉपिक है ना, यानी पेटेंट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक है, करीब करीब 20 से 25 टॉपिक है, सबको अपन एक एक करके कवर करेंगे। अब एक सवाल आपके ना मन में आता है कि सर नोट्स हमको कहाँ से मिलेगा। तो बेटा हमारा जो नोट्स है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको तुरंत मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स मिलेगा बेटा आपको पीडब्ल्यू में, इस पर्टिकुलर बैच में आपको एनरोल करना है। भले आप पीडब्ल्यू ऐप का इस्तेमाल करें, पीडब्ल्यू लाइव का आप इस्तेमाल करें, वेबसाइट है जो कि आपको ये वाला बैच आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको ये पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लीन तरीके से दिख जाए। इस बैच में आपको एनरोल करना है और वन शॉट के जितने भी नोट्स हैं बेटा वो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई एक ढेला भी नहीं देना है और पूरा का पूरा आपको बढ़िया नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हैंड रिटन होगा, जो कि मैं अभी अभी आपको लिखाऊंगा। बेटर होगा कि आप मेरे साथ जब आप सुन रहे हैं ना, तो सुनते सुनते आप नोट्स बना लें। तो इससे क्या होगा कि आपका काम खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आप प्रिंट करा लेना। दूसरा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, यानी कि बेटा क्वेश्चन बैंक भी मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। गॉट इट। तो मेरा ऐसा वन शॉट रहता है ना कि बच्चा समझ भी जाए और उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं वो ये भी देख ले, दोनों काम एक बार में हो जाए। गॉट इट एवरीवन। तो सबसे पहले तो बेटा आई होप आप लोगों को पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, तो जो इंट्रोडक्शन का वन शॉट मैंने डाला हुआ है वो आप एक बार देख लीजिएगा। गॉट इट एवरीवन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आईपीआर होता क्या है। अब आईपीआर के हम लोगों ने ना बहुत सारे टाइप पढ़े हैं बेटा, उन्हीं में से एक टाइप जो है वो है पेटेंट। गॉट इट। ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके बहुत सारे टाइप है, उसी में से एक टाइप हमारा क्या है, पेटेंट, जो कि हमारा ये चैप्टर भी है। अब पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक सोल राइट देता है, एक मोनोपोली राइट देता है कि आप ही उस इन्वेंशन को बेच पाओगे, यूज कर पाओगे और उससे सामान बना पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गन्ने का मशीन पहली बार बनाया दुनिया में, तो अब उस गन्ने के मशीन से गन्ना जूस बनाने का सोल राइट यानी मोनोपोली राइट किसके पास होगा, मेरे पास होगा, जो कि जिसके पास पेटेंट है, जिसके पास क्या है बेटा, पेटेंट है। जिसके पास पेटेंट होता है ना उसे बोलते हैं पेटेंट होल्डर, या अपन बोल सकते हैं इन्वेंटर। तो जो इन्वेंटर होता है वो इन्वेंशन करता है, वो इन्वेंशन करके जो पेटेंट है उसको लेगा। लेने के बाद उस पर्टिकुलर मशीन को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ वही यूज करेगा, वही बेचेगा, कोई और नहीं कर पाएगा। और सर अगर कोई और कर लिया तो हम उसे कहेंगे कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है। इन्फ्रिंजमेंट का केस करेंगे और सामने वाले को पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी कितनी लगेगी वो सब अपन एंड में बात करेंगे, लेकिन मेरे अलावा कोई और मेरी चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब जैसे ये मेरा फोन है बेटा,
ये मेरा फोन है तो इस फोन से कौन कॉल लगाएगा, हु विल मेक द कॉल, मैं ही कॉल लगाऊंगा। कोई और अगर कॉल कर रहा है, कोई और अगर इसको यूज कर रहा है, कोई और मेरा ये फोन लेकर बेच रहा है, तो क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो जैसे ये फोन मेरी प्रॉपर्टी है ना, पेटेंट भी मेरी एक प्रॉपर्टी है। मैंने इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन का मुझे फायदा होना चाहिए। मैं उसे बेच बेच के पैसा कमाऊं, मेरे को उसका लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए मैं अपने इन्वेंशन के ऊपर क्या कराऊंगा बेटा? पेटेंट। तो पेटेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट यानी कि मैंने अगर कोई सामान बनाया, प्रोसेस यानी कि जैसे डीआरएस है, डीआरएस क्या एक प्रोसेस है जिससे समझ में आता है कि बैट्समैन आउट है या नहीं है। डीआरएस के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो मेरे लाल? जिन लोग क्रिकेट देखते होंगे उन लोगों को डीआरएस के बारे में पता होगा। अगर मान लीजिए कि बैट से बॉल लग के जा रही है, तो एक प्रोसेस है बेटा, उससे पता चल रहा है कि सच में बॉल लगा है या नहीं, कि उसको क्रिकोमीटर या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस है, तो आप उसके ऊपर भी बेटा पेटेंट करा सकते हो। क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें? ये देखिए जैसे ये डीआरएस है ना, प्लेयर खेल रहा है, तो अब ये बॉल जो है सच में पैड पे लगा है क्या, विकेट पे जाके लगती है, कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से आप ये पता कर सकते हो। क्लियर है? आगे आ जाओ। फर्स्ट पेटेंट पूरे दुनिया में 1421 में बेटा फ्लोरेंस नाम की जगह इटली में है, वहां पे ली गई थी। ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले भैया ये एक अंग्रेज ने लिया था कलकत्ता में, ये देखिए बैठा है भाई साहब, जॉर्ज एल्फ्रेड डे पेनिंग, एक सिविल इंजीनियर थे जो कलकत्ता के थे, उन्होंने ये मशीन बनाई थी। हवा खाते थे ना ये अंग्रेज लोग, तो हवा जो है वो पंखा अपने आप चले और लोगों को उससे हवा मिले, उसका पेटेंट इन्होंने 1856 मार्च 3 को लिया था। ठीक है, पंखा कूलिंग मशीन। अब पेटेंट के केस में क्या होता है कि जो भी इन्वेंटर होता है, इन्वेंटर यानी कि बेटा जिसने उसको बनाया है, वो गवर्नमेंट के पास, ये देखिए हमारे भारत देश का ये लगा हुआ है, हमारे भारत देश के पास जाएगा और बोलेगा कि यार मेरे को इसका पेटेंट चाहिए। गवर्नमेंट देखेगा कि क्या सही में इस आदमी ने बनाया है, एग्जामिनेशन वगैरह होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद इसको बेटा 20 साल का लाइसेंस एक तरीके का मिल जाएगा, कि 20 साल तक बेटा आप इस पेटेंट का इस्तेमाल करके सामान को बनाइए, बेचिए, आपको जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। गवर्नमेंट तुमको मोनोपोली दे दी है, तुम ही सिर्फ कर पाओगे, कोई और नहीं कर पाएगा। और अगर कोई और करने की कोशिश किया तो गवर्नमेंट वहां पे खड़ा है, वो तुमको बचाएगा। तुम गवर्नमेंट के पास चले जाओ, गवर्नमेंट तुमका प्रोटेक्शन करेगा। क्लियर हुआ बेटा? अब पेटेंट का क्राइटेरिया क्या है, कब मिलेगा पेटेंट? अब देखिए ये जो भाई साहब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ना क्रिकेट का जो विकेट होता है, विकेट, विकेट के ऊपर जो डंडी लगी होती है ना, गिल्ली लगी होती है, उसको बोलते हैं बेल्स। तो पहले के जमाने में क्या होता था ना कि बेल्स अगर निकल गया तो पता नहीं चलता था, क्योंकि वो लकड़ी का होता था। बाद में इन्होंने ना लाइट लगाया उसके ऊपर, बोला कि अगर मान लो वो बेल अगर ऊपर होगा, कोई मूवमेंट होगा ना, तो लाइट जल जाएगा। और अगर लाइट जल गया ना तो ये पता चल जाएगा कि भैया वो बैट्समैन जो है वो आउट है। आप लोग अगर थोड़ा भी क्रिकेट देखते होंगे ना तो आपको इन सब के बारे में पता होगा, ये बेल वेल के बारे में पूरा क्लैरिटी होगा। तो आप समझिए सबसे पहला चीज इसके अंदर क्या है बेटा, कि इसके अंदर नोवेल्टी होनी चाहिए। नोवेल्टी का मतलब है कुछ नया। नोवेल्टी का मतलब क्या है बेटा? कुछ नया होना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ। उसी के ऊपर बेटा आपको क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा। तो इसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द इन्वेंशन मस्ट नॉट एग्जिस्ट, या तो वो चीज आज तक पहले थी ही नहीं। जैसे आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया बेटा? क्या पता, आपको पता है राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था? प्लेन बनाया था सबसे पहले। आज जो आप प्लेन देखते हो वैसा नहीं था, लेकिन हाँ, उड़ने वाली चीज जिसमें इंसान बैठ सके वैसा प्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया था। ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके का क्या किया बेटा? नोवेल्टी यानी इन्वेंशन किया। या जो इन्वेंशन एकदम नया होना चाहिए, अननोन टू पब्लिक होना चाहिए, जिसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना हो। अगर कोई मॉडिफाइड यूज अगर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर मशीन का कोई ऐसा यूज है जो आज तक नहीं होता था, तो उसका भी आप पेटेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो पहले इस टाइप का क्लिप होता था, सिंपल सा, इसको ना यूज करना बहुत मुश्किल होता था। फिर ये क्लिप आ गया तो आप इसके ऊपर पेटेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि एक मॉडिफाइड यूज है। ठीक है, आपने इसको काफी बेटर बना दिया। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिर्फ इस पिन का सिर्फ आप कलर चेंज कर देंगे, सिर्फ कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही तो है ये, मियर, मियर मतलब होता है मामूली, मामूली इंप्रूवमेंट अगर आप करोगे, सिर्फ उसका कलर चेंज कर दोगे, तो नहीं मिलेगा भैया पेटेंट। इसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क होना चाहिए बेटा, बहुत अलग होना चाहिए। फिर कलर चेंज कर दोगे, उसको स्टील की जगह प्लास्टिक का बना दोगे, इतना सा करोगे तो नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। और तीसरा बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी उस चीज को अपन मैन्युफैक्चर कर सके, उस चीज को अपन फैक्ट्री में ले जा सके और उसे मैन्युफैक्चर करके सामान बना के उसे पैसे कमा सके। वो एबिलिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी।
गॉट इट एवरीवन? जैसे आज की डेट में एलेक्सा है, उसको बना सकते हैं, बल्ब को अपन बना सकते हैं, हम लोग ये वीआर हेडसेट को अपन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर पेटेंट मिल जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे एक चेयर है, ऊपर एक छतरी है, अब दोनों को मैंने बस जोड़ दिया, क्या कुछ नया चीज बनाया मैंने? द आंसर इज नो। तो क्या मुझे उसका पेटेंट मिलेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेटा सिर्फ दो चीजों को यहाँ पे जोड़ा है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं किया है। क्लियर है? कोई इन्वेंटिव स्टेप इसमें नहीं है। क्लियर हुआ? अब ये प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट दो होते हैं, उसमें से अगर आप देखेंगे तो ये जो नेल कटर है ये प्रोडक्ट पेटेंट में आ जाएगा, ये जो मशीन है ये प्रोडक्ट पेटेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये जो रूफ है ये प्रोडक्ट पेटेंट हो जाएगा, ये जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, काम करने का तरीका है, वो प्रोसेस पेटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोसेस पेटेंट। हर चीज पे पेटेंट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे न्यूटन ने बेटा इन्वेंशन नहीं किया है ग्रेविटी का, ग्रेविटी को डिस्कवर किया है। दुनिया में हमेशा से ग्रेविटी थी, इन्होंने सिर्फ बताया। इन्वेंशन मतलब है कोई नई चीज बनाना। अगर मान लो सालों पहले कोई डायनासोर था तो मैंने इन्वेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ खोजा है, डिस्कवर किया है। खोजना डिस्कवरी, इन्वेंशन आविष्कार। समझ में आया? कोई जानवर से रिलेटेड, अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसी मशीन को बनाता हूँ जिससे जानवरों को नुकसान हो, इंसानों को नुकसान हो, पेड़ पौधों को नुकसान हो, उसका बेटा मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं कोई न्यूक्लियर बम वगैरह बनाता हूँ तो मुझे उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई सर्जरी का मेथड बनाता हूँ मुझे उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई बिजनेस प्लान बनाता हूँ या इंफॉर्मेशन को दिखाने का तरीका बनाता हूँ मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? अगर मैं ये सब करूंगा तो मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो अगर कोई ट्रीटमेंट फॉर कैंसर है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक सर्जरी और ये सब का मेथड हो गया। लेकिन अगर मैं कोई सिल्वर नैनो पार्टिकल बनाऊं, यानी कोई मशीन बनाऊं, कोई सामान बनाऊं, तो उसमें मिल जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में हमेशा से थे, मैंने उसको खोजा है, तो वो डिस्कवरी है, नहीं मिलेगा। गाड़ी बनाई मैंने, मिल जाएगा। स्टेथोस्कोप बनाया मैंने, मोबाइल फोन बनाया मैंने, मिल जाएगा। एक क्रिकेट बॉल बनाया मैंने, मिल जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वो डिस्कवर किया है। क्या किया है बेटा? वो मैंने डिस्कवर किया है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई बेटा? तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पेटेंट होता क्या है, और पेटेंट के अंदर क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अब इसको लिखना अपन थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है व्हाट इज पेटेंट। हमने अभी तक जो जो सीखा उन सबको अपन लिखेंगे, समझेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे स्टडी मटेरियल की ना, तो स्टडी मटेरियल में बेटा पेटेंट का मीनिंग बहुत ही फालतू सा दिया है। जैसे आपका पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया था ना, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया था, बिल्कुल वैसा ही है। पेटेंट का मतलब इन्होंने लिखा है पेटेंट मीन्स अ पेटेंट, जो कि आपको मिलता है फॉर इन्वेंशन। पेटेंट मीन्स अ पेटेंट, अगर सारा डेफिनेशन ऐसा ही हो तो हमारा लाइफ कितना अच्छा हो जाए। तो सेक्शन नंबर 21M के अंदर पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर बोला है कि पेटेंट मतलब पेटेंट है जो इन्वेंशन के ऊपर आपको मिलता है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर पेटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाया कि नोवल होना चाहिए, नोवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए यानी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और सेक्शन नंबर 3 और 4 की एक लिस्ट दी हुई है जहाँ पे लिखा है कि क्या क्या पेटेंट नहीं हो सकता, उसके अंदर आप अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, यानी उसके अंदर आप फॉल नहीं होने चाहिए, यानी सेक्शन नंबर 3 और 4 दोनों में आप नहीं आने चाहिए। तो सर ऐसा क्या लिखा है सेक्शन नंबर 3 में? तो बोला है कोई भी ऐसा इन्वेंशन जो कि फ्रिवलस यानी कि फालतू है, फालतू इन्वेंशन है। जैसे एक कुछ लोग होते हैं ना, जिन लोग आ जाते हैं शार्क टाइम में, मैंने एक इन्वेंशन किया है कि ग्लास के ऊपर ना हम लोग एक प्लास्टिक का वो लगाएंगे लिप जैसा और फिर पानी पियेंगे। लोग बोलेंगे कि यार कोई पानी ऐसा क्यों पिएगा, स्ट्रॉ यूज कर लेंगे। तो ये इन्वेंशन फालतू है। ऐसे फालतू इन्वेंशन के ऊपर आपको भैया पेटेंट नहीं मिलने वाला। अगर उसका पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को अगर आप खराब करेंगे, ठीक है, अगर आप इंसान को, जानवर को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके ऊपर भी आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। जैसे बादशाह मूवी का आपने देखा होगा, बादशाह करके एक मूवी थी शाहरुख खान की, जिसमें उसके पास एक चश्मा होता है, उस चश्मे से वो ना कपड़ों के आर पार देख पाता है। अगर वो चश्मा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है बेटा। ठीक है, तो ये पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट चला जाएगा, तो इसका भी आपको नहीं मिलेगा पेटेंट। अगर आपने कोई डिस्कवरी किया बेटा, तो डिस्कवरी अलग चीज होती है, डिस्कवरी अगर आप करेंगे तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। आगे, कोई चीज पहले से डिस्कवर हो गया था, तुमने उसको बस थोड़ा सा चेंज किया। जैसे मान लीजिए जैसे चाय है, चाय तो पहले से ही बनी हुई है, आपने चाय को पिंक चाय कर दिया, कलर चेंज कर दिया, क्या आपको पेटेंट मिल जाएगा? द आंसर इज नो।
मियर एडमिक्सचर, एडमिक्सचर मतलब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि एक छाता था, अम्ब्रेला था, और एक चेयर था, मैंने अम्ब्रेला और चेयर को जोड़ के एक चेयर जैसा अम्ब्रेला बना दिया, या अम्ब्रेला के ऊपर लगाया, चेयर नीचे था, तो क्या उसके ऊपर पेटेंट मिलेगा? नहीं। ये कोई इन्वेंशन नहीं, आपने सिर्फ दो चीज को बस जोड़ दिया है। अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, जैसे आईफोन वाले क्या करते हैं, कभी कैमरा जो है आईफोन में ऐसा 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 लगा देते हैं, फिर अगले साल उसको ऐसा 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 कर देंगे, फिर तीसरे साल उसको ऐसे कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, यानी एक ही चीज को बस अदली बदली कर दे रहे हैं। तो क्या उसके ऊपर पेटेंट मिलेगा? क्या नहीं। अगर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, क्या उसके ऊपर मिलेगा? नहीं। कोई मेडिसिनल सर्जिकल चीज का प्रोसेस हो रहा है, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो क्या उसके ऊपर मिलेगा? क्या नहीं। गॉट इट एवरीवन? आपने कोई अगर प्लांट एनिमल वगैरह खोजा तो उसके ऊपर मिलेगा? क्या नहीं। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने खोजा, क्या उसके ऊपर मिलेगा? नहीं। कोई लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क खोजा तो उसके ऊपर कॉपीराइट मिलेगा बेटा, कॉपीराइट मिलेगा। आपने कोई गाना बनाया, आपने कोई किताब लिखी, कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको पेटेंट मिलेगा? क्या नहीं बेटा, पेटेंट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? कोई मेथड है काम को करने का, कोई मेथड है गेम को खेलने का, कोई मेथड है, आपको मिलेगा? नहीं। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीपीटी है, पीपीटी के ऊपर पेटेंट मिलेगा? क्या नहीं। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये बेटा कंप्यूटर का एक वो होता है, मदरबोर्ड जैसा टाइप का दिखता है, उसके ऊपर मिलेगा? क्या नहीं। टोपोग्राफी मतलब है किस तरीके से आपने उसको बनाया, जैसे अलग अलग फोन अलग अलग टाइप से चलता है ना, उसके ऊपर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर पेटेंट मिलेगा? क्या नहीं बेटा। जैसे ना अमेरिका में और जर्मनी में ऐसा हुआ, जर्मनी का पहले आपको बताता हूँ। उन्होंने ना केला पत्तों को बनाया और बोला कि केला पत्तों से एक प्लेट बनाया और बोला कि इससे अच्छा प्लेट दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, इसके बहुत मेडिकल बेनिफिट है। और उनको जर्मनी में मिल भी गया उसका पेटेंट। बाद में इंडिया का कोई डॉक्टर था, साउथ इंडियन था, उसने जाके बोला कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पे ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में ना बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता है, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप इसके ऊपर पेटेंट दे रहे हो, लानत है उसके ऊपर। तो उनके वो पेटेंट यहाँ पे हटा दिए। फिर सेक्शन नंबर 4 में एक ही चीज बोलता है बेटा, एटॉमिक एनर्जी, मैंने आपको बताया था ना, एटॉमिक बम अगर आप बनाएंगे तो क्या उसके ऊपर आपको, या एटॉमिक बम से रिलेटेड अगर आप कुछ बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको पेटेंट मिलेगा? क्या द आंसर इज नो बेटा, उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। क्लियर हुई बातें यहाँ तक? चलिए, तो इतनी बातों को एक बार अपन लिख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो यहाँ तक तो आपके माइंड में ना पूरी क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि अपन ने इतना पढ़ लिया, मतलब पिक्चर से पढ़ लिया, एग्जाम्पल से देख लिया, सब देख लिया। ठीक है। तो एज पर सेक्शन नंबर 2(1)(m) ऑफ पेटेंट एक्ट 1970, of Patent Act 1970, patent refers to a patent, patent refers to a patent granted for invention, granted for invention under the Patent Act, अंडर द पेटेंट एक्ट। एक बार बेटा इन्वेंशन के डेफिनेशन को भी देख लेना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ एक बार देखते हुए जाना। ठीक है। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर पेटेंट, क्राइटेरिया फॉर पेटेंट, क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले इट शुड हैव नोवेल्टी, या इट शुड बी नोबल, आपको जो भी अच्छा लगता है आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इट शुड बी नोबल, नोवल का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, एकदम कुछ नया होना चाहिए, न्यू, न्यू को क्या बोलते हैं? नोवल। पॉइंट नंबर 2, it should have inventive step, it should have inventive step, it should have inventive step, it should be capable of industrial application, capable of industrial application। अगर आप उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो आप उससे पैसा कमाओगे कैसे? आपने ठीक है इन्वेंशन बना लिया, ठीक है, लेकिन आप उससे पैसा कैसे कमाओगे अगर आप उससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते? तो लास्ट, ये लास्ट वाला ना हमारे इस सिलेबस में लिखा हुआ है, बाकी इन जनरली अपन इसको अलग से डील करते हैं। इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर, इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ पेटेंट एक्ट, सेक्शन 3 और 4
ऑफ पेटेंट एक्ट। तो सेक्शन नंबर 3 और 4 में अब क्या लिखा है, अब वो पढ़ना है अपने को। ठीक है, आ रहा है बेटा, आपको फ्लो समझ में आ रहा है? पहले पेटेंट क्या है वो समझे, फिर पेटेंट कब कब मिलेगा वो समझे, फिर उसके अंदर लिखा है कि सेक्शन नंबर 3 और 4 के अंदर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 3 और 4 किसके बारे में बात करता है कि व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड या व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, क्योंकि बेटा वो इन्वेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता इनका पेटेंट, जो अभी लिस्ट देने वाले हैं अपन, क्योंकि बेटा वो इन्वेंशन ही कंसिडर नहीं करते। सबसे पहला, when the invention is when the invention is frivolous, when the invention is frivolous or contrary to well established natural law, or contrary to frivolous or contrary, एक सेकेंड, or contrary to well established natural law, वेल एस्टैब्लिश्ड नेचुरल लॉ, यानी कि मान लीजिए जैसे नेचुरल लॉ है, लिखा हुआ है कि भैया सूरज जो है वो सुबह उगता है, कहाँ से उगता है सबको पता है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास एक ऐसा इन्वेंशन है कि मैं ग्रेविटी गायब कर दूंगा, सूरज को रात में उगाऊंगा, सूरज को पूर्व की जगह पश्चिम से उगाऊंगा, तो भैया नहीं चलेगा, ऐसा इन्वेंशन आपको नहीं मिलेगा। फालतू बात कर रहे हो आप, थोड़ा ज्यादा पी लियो, ठीक है, भगा देंगे तुमको वहां से। पॉइंट नंबर 2, विच इज कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट, कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। अगर बेटा पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो, या अगर आपके इन्वेंशन से अगर, और विच कॉजेस सीरियस, और विच कॉजेस सीरियस प्रेजुडिस टू, सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ, ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ, या अगर उससे इंसान को, जानवर को या पेड़ पौधों को अगर किसी प्रकार का खतरा होता है, तो भी ऐसे केस में भी आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। तीसरा, मियर डिस्कवरी, किसी चीज की खोज करना बेटा इन्वेंशन नहीं है, आविष्कार अलग है, खोज अलग है। आगे, मियर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, आपने कोई नया फॉर्म जरूर बनाया पर वो सब्सटेंस सालों से एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे चाय, चाय का आपने एक अलग फ्लेवर शायद आपने खोजा, ठीक है, आपने कोई नया कलर का खोज लिया, तो भैया वो भी कोई इन्वेंशन नहीं कहलाएगा। गॉट इट? पिंक चाय आपने खोजी, आपने बोला पिंक चाय, ग्रीन चाय, ठीक, खैर ग्रीन चाय तो खोजी जा चुकी है, ब्लू आ गई है, अब किस दिन आएगा येलो चाय, ऑरेंज चाय, आप बताइए आपको कौन सा कलर चाहिए, उस कलर का चाय देंगे, ऐसा भी जमाना आएगा। ठीक है, मियर एड मिक्सचर, मियर एड मिक्सचर में आपको याद आ रहा होगा बेटा वो छतरी वाला और चेयर वाला एग्जांपल। आगे, मियर अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन, मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, पॉइंट नंबर 7 होगा शायद ना, हाँ, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने का कोई तरीका, जैसे अलग अलग तरीके होते हैं ना खेती करने के। मेरे को उतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर मेरे को याद है कि एक साल आलू उगाते हैं, फिर अगले साल कोई और फल उगाते हैं, उसको कुछ तो भी बोलते हैं, क्योंकि आलू से बहुत पानी वो खींचता है, ठीक है, ये सब अलग अलग क्रॉपिंग के तरीके होते हैं। फिर अगला, प्रोसेस ऑफ मेडिसिनल, सर्जिकल एक्सेट्रा, यानी कि बेसिकली कोई भी डॉक्टर रिलेटेड चीजें हैं ना, कोई मेडिसिन का कोई नया प्रोसेस आ गया, सर्जिकल प्रोसेस आ गया, ठीक है। आगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई प्लांट खोजा, कोई एनिमल खोजा, डायनासोर खोजा, तो वो सब भी डिस्कवरी मानी जाएगी, वो सब भी कभी इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। अगला, मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम। हाँ, इन कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह के ऊपर जैसे आप ना कॉपीराइट ले सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे ऐसी लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हो, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपने कोई किताब लिखी तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन, लेकिन कॉपीराइट का प्रोटेक्शन है। गॉट इट एवरीवन? ड्रामा, म्यूजिक,
इसके ऊपर बेटा आपको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलेगा, भरपूर मिलेगा। मेयर स्कीम और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, कोई बोला कि यार चलो दम शराफ खेलते हैं, किसी ने पहली बार सोचा, ठीक है, अब आपको गाने के साथ नाचना भी पड़ेगा, स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, बोला कि नया मेथड किए अपन, दम शराफ प्लस डांस, क्या उसको पेटेंट मिल जाएगा? द आंसर इज नो। या प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेटा मैंने आपको ना यहाँ पे 13 बातें लिखाई है, आपको 13 बातें याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी सारी बातें एक एक बार सुन ली। अब आप इसमें से कोई भी 5 या 6 आप पिक कर लीजिए, पिक एनी 5 और 6, सारा पिक करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा। आपको जो ठीक लगता है आप कोई भी 5 या 6 पिक करो, उसको याद करो और एग्जाम में लिख कर आओ, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये 13 का 13 याद नहीं रखना है। आपको कोई डराता होगा ना कि बेटा अगर 13 पॉइंट है तो 13 याद रखना है, अरे पागल है क्या? आईसीएसआई तो पागल नहीं है ना, वो आपसे 5 नंबर का सवाल पूछ रहा है, 4 नंबर का सवाल पूछ रहा है, या 6 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पूछ रहा है, तो वो आपसे उतना ही पॉइंट एक्सपेक्ट करता है, ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है। सर अगर मान लीजिए कहीं पे 3 ही पॉइंट लिखा है, जैसे क्राइटेरिया ऑफ पेटेंट है, वहां पे 3 या 4 पॉइंट ही है, और 5 नंबर का सवाल आ गया, तो हम एक और इमेजिन करके बनाएंगे क्या? नहीं ना भैया, जहां पे 3 ही पॉइंट है 3 ही लिखोगे, पर जहां पे अगर 15-20 पॉइंट है, वहां पे आप 5 या 6 पॉइंट को आप चूज करिए और उसको लिख कर आइए। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? सर लेकिन अगर प्रोसेस होगा ना, तो बेटा जैसे चाय बनाने का प्रोसेस है, तो चाय बनाने का 4 स्टेप तक मैं मतलब मान लो 10 स्टेप होता है चाय बनाने का, उसमें से 4 ही स्टेप अगर फॉलो करूंगा तो चलेगा क्या? आधी चाय बन जाएगी पीने लायक? नहीं चलेगा बेटा। प्रोसेस में आपको जितने स्टेप है वो पूरे लिखने होते हैं, लेकिन बाकी के जो टॉपिक्स है ना, उसमें आप जितना नंबर पूछ रहा है उतने नंबर के हिसाब से आप पॉइंट को लिख कर आइए, आपका काम बन जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हुई बेटा? एक और टॉपिक मैं आपको लिखा देता हूं, विच इज एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। ये भी आपके पेटेंट के साथ ही लग के आता है, तो ये सारे टॉपिक एक साथ भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा सा 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाए और उसके अंदर पहले पूछे कि बताओ पेटेंट क्या है, पेटेंट कैसे मिलेगा, ठीक है, फिर आपको बोलेगा कि पेटेंट कौन कौन सा नहीं मिल सकता, फिर आपको बोलेगा बताओ फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या है? द पेटेंट गिव्स द पेटेंट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट टू द पेटेंट होल्डर, टू द पेटेंट होल्डर फॉर 20 ईयर्स। ये कितने साल के लिए मिलता है बेटा? फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए बेटा आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा, द होल्डर कैन स्यू फॉर द होल्डर कैन स्यू फॉर इनफ्रिंजमेंट। अगर कोई आपसे बिना पूछे आपकी चीज को इस्तेमाल करता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? इनफ्रिंजमेंट। इन पेटेंट मेरे पास है, तुम उस इन्वेंशन को यूज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मैं इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दूंगा। पर्सन कैन, या पेटेंटी बोल लो, पेटेंटी कैन कमर्शियली एक्सप्लॉइट, पेटेंटी कैन commercially exploit or pitch his creation, exploit और pitch his creation। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? कि कहीं ना कहीं वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, शार्क टैंक में लेकर जा सकता है कि मैंने ये इन्वेंशन किया, आपको चाहिए आप बोली लगाइए मैं आपको देता हूँ। आगे, प्रिविलेज ऑफ मेकिंग चेंजेस, प्रिविलेज ऑफ मेकिंग चेंजेस, मॉडिफिकेशंस और एडिशंस। एडिशंस की जगह आप इंप्रूवमेंट्स भी कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट। तो ये जो है बेटा इसको बोलते हैं, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बेटा पेटेंट ऑफ एडिशन। कि अगर आपको लगता है कि आपने जो बनाया वो और अच्छा हो सकता है या उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पेटेंट ऑफ एडिशन मिल जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो बेसिक वाला पार्ट है वो खत्म होता है। अब अपन समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रोसीजर जो होगा ना ये एक काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। काफ़ी समय से ना पेटेंट का प्रोसीजर आया भी नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि जून 26 या दिसंबर 26 में ये आ भी जाए, तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बेटा। प्रोसीजर फॉर पेटेंट लंबा भी है क्योंकि, तो ऐसा भी हो सकता है कि ना आपसे पूरा प्रोसीजर ना पूछे, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, या प्रोसीजर कोई ना 2-2 नंबर 3-3 नंबर करके ऐसे पार्ट पार्ट में पूछे। तो देखिए शुरुआत कहाँ से होगा। अगर मुझे पेटेंट चाहिए तो मुझे सबसे पहले तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सही बात है। अब सवाल ये आता है कि एप्लीकेशन फिर देगा कौन?
क्योंकि गलत आदमी अगर एप्लीकेशन दे देगा तो भैया बात आगे ही नहीं बढ़ेगी ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया एप्लीकेशन कौन देगा। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा पहले सेक्शन नंबर 6 के अंदर। सेक्शन नंबर 6 बात करता है पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन। एंटाइटल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो कौन सा व्यक्ति है जो कि एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, हर कोई ऐसी मुंह उठा के पेटेंट का एप्लीकेशन फाइल करेगा तो भैया फिर बात ही क्या रह जाएगी, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो कुछ ही लोग हैं जो लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला बोला द पर्सन हु इज फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर। द पर्सन हु इज फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर। ट्रू एंड फर्स्ट बोलो या फर्स्ट एंड ट्रू बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो जिसने सच में इन्वेंशन किया है सबसे पहला अधिकार तो उसी का है। अब आमतौर पे क्या होता है कि इन्वेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा, जो एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला। वो नाम भी इनफैक्ट उन्होंने उस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला से लिया है। आई वोंट कॉल हिम साइंटिस्ट, जस्ट ही वाज मोर ऑफ एन इंजीनियर। तो ये जो निकोला टेस्ला है उन्होंने ना क्या नाम है, सॉरी, थॉमस एडिसन के अंडर काम किया। और बाद में क्या हुआ, थॉमस एडिसन ने बोला कि मैं आपको ना उस एक प्राइस दूंगा, $500 ऐसा मान लो। एक बहुत बड़ी रकम उन्होंने कोट की, अभी मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। मैं तुमको $500 दूंगा अगर तुमने ये काम कर दिया। तो निकोला टेस्ला की ना बहुत गरीबी चल रही थी, बहुत गरीब हो चुके थे वो उस समय तक। तो उनके लिए $500 बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने एकदम खाना पीना सोना वोना छोड़ के उन्होंने उस चीज़ पे काम किया, उस चीज़ को उन्होंने बहुत जल्दी बना भी दिया। और फिर थॉमस एडिसन ने बोला कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। तो सोचिए, थॉमस एल्वा एडिसन जिनको कहा जाता है कि इन्होंने बल्ब बनाया, उनके पास दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स भी है, पर रियल लाइफ में वो कितने बुरे इंसान है। ठीक है। तो निकोला टेस्ला को उन्होंने इस तरीके से ठग दिया। पर आमतौर पे ऐसा भी होता है कि कोई आदमी ना पैसे देता है और बोलता है कि चलो इन्वेंशन को करो, मैं अपने नाम पे इसको पेटेंट करवाऊंगा पर इन्वेंशन तुम करोगे। ऐसे व्यक्तियों को असाइनर कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेटेंट वाला इंसान होता है, जो इन्वेंशन करता है, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो किसी और को असाइन कर देता है, यानी कि लिख के दे देता है कि मेरे बदले सारे कामों को तुम करोगे। ऐसे व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है बेटा, असाइनर। क्लियर हुआ बेटा सभी को? द पर्सन टू whom इट इज असाइंड। असाइंड का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तरीके से जैसे कि अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं तो मेरे को कोई बोलेगा कि यार मेरे को तो ये पेटेंट एक्ट वगैरह समझ में आता नहीं है, कौन सा फॉर्म भरना है, कब भरना है, मैं गलती कर दूंगा, एक काम कर भैया तू करा ले। तो यहाँ पे उसके बदले वो मैं मेरे और उसके बीच में एक असाइनमेंट का एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर उसके जगह पे सारा काम कौन करूंगा, मैं। आगे, बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव if the person have deceived after invention। इन्वेंशन तो कर लिया लेकिन उसके बाद वो डिसीज हो गया, खत्म हो गया, मर गया, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा बेटा वो भी यहाँ पे दे सकता है। क्या कोई और दे सकता है? द आंसर इज यस। अगर मान लो दो तीन लोगों ने मिलकर इन्वेंशन किया है तो दो तीन लोग मिलकर भी दे सकते हैं। द एप्लीकेशन कैन बी मेड। द एप्लीकेशन कैन बी मेड या फाइल्ड, आप लिख दीजिए, कैन बी फाइल्ड आइदर अलोन और जॉइंटली विथ अदर पर्सन्स। और जॉइंटली विथ अदर पर्सन्स। गॉट इट एवरीवन? तो अकेले भी आप कर सकते हैं और लोगों के साथ भी कर सकते हैं। अब आप जब एप्लीकेशन दे रहे होंगे ना बेटा, तो एप्लीकेशन के साथ आपको ना स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। तो बेसिकली ये आप हैं, आपने क्या किया, इन्वेंशन किया, वेरी गुड, आप बन गए इन्वेंटर। अब आप क्या देंगे बेटा, एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा बेटा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब हुआ इसके अंदर स्पेसिफिक चीजें होंगी, यानी कि डिटेल होगा कि कैसे इन्वेंशन को उन्होंने बनाया, इन्वेंशन करता क्या है, सारी बातें होंगी। अब ये आप फाइल किसको करेंगे, ये आप फाइल करते बेटा कंट्रोलर को। समझ में आया? किसको करते हैं आप, कंट्रोलर को। ये एक सरकारी, एक तरीके से दफ्तर जैसा होता है, आप समझ के चलिए, एक ऑफिस जैसा है, जो कि बेटा पेटेंट का एप्लीकेशन लेगा, सारा एग्जामिनेशन वगैरह करेगा, सारा प्रोसेस देखेगा, और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आपको पेटेंट ग्रांट कर देगा। ये आज की डेट में सारे मेट्रो सिटी में, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब जगह पे इनका ऑफिस है, यहाँ पे आपको जाके करना पड़ता है। वैसे तो इसको देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर
प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन करना आपके कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है, तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, काफ़ी कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ऑफलाइन एज वेल एंड ऑनलाइन एज वेल। लोग आज की डेट में क्या करते हैं सर, आज की डेट में सब के सब लोग ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है, कोई ऑफलाइन करता नहीं है, पर फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, और दूसरा होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब दुनिया में ना प्रॉब्लम ये है कि मैं जब इन्वेंशन कर रहा हूँ तो कोई और भी कर रहा है, मतलब मेरे साथ साथ ना भीड़ लगी पड़ी है, वो भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, मैं भी कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, कौन पहले कर दे। होता है ना आजकल, जैसे मैं रील बनाता हूँ ना तो उस रील को कोई ना कोई कॉपी करके डाल देता है, तो भीड़ लगी पड़ी है, कौन पहले करेगा, कौन ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा, कौन क्या करेगा, सबको पहले करना है कुछ ना कुछ। तो अगर मान लीजिए मेरा इन्वेंशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है मेरा इन्वेंशन, तो मैं क्या करूंगा, अगर 70-80% भी अगर बन गया है तो मैं एक टेम्पररी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा, एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा कि भैया देखो मेरा अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन 70-80% मोटा मोटी मेरा बन गया है, तो आप मेरा ये एप्लीकेशन रखिए, और साथ ही साथ आप मेरा ये प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन रखिए जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी स्पेसिफिकेशन, आप इसको रखिए। अब बेटा अगर टेम्पररी दे देने से ही काम हो जाता तो सब टेम्पररी ही दे देते। इसलिए बोला गया है कि आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करना है आप करो, लेकिन ये मैंडेटरी है कि प्रोविजनल फाइल करने के 12 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट फाइल करना ही पड़ेगा। यानी ठीक है, आप रेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आपने प्रोविजनल फाइल कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड है। आप बाकी का जो पोर्शन है उसे आपको 12 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अब ये सवाल आया कि ठीक है सर, प्रोविजनल में कुछ कुछ बातें होंगी, कंप्लीट में सारी बातें होंगी, फिर तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या आएगा? तो अब लिखिए सेक्शन नंबर 10, कंटेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंटेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जब आप बेटा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या बातें आपको लिखनी पड़ेगी। प्रोविजनल के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो आप टेम्परेरी की तरह फाइल कर रहे हैं, बस कि मेरा दुनिया में एक ऐसा इन्वेंशन आने ही वाला है, इसलिए आप टेम्परेरी फाइल कर रहे हैं। क्या क्या होगा, तो इसका निमोनिक से बेटा ABCD। तो ABCD यानी मैं आपको पहले इसको इंस्टीट्यूट की बुक से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे ABCD का क्या मतलब है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपको स्पेसिफिकेशन देना है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, जो फुली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करता है इन्वेंशन को, यानी इन्वेंशन में क्या है नहीं है, उसका यूज क्या है, किस मेथड से आप करोगे, कैसे करोगे, ये सारी बातें आपको देनी है। तो डी से आप क्या करोगे, सब कुछ डिस्क्राइब करोगे। बेस्ट मेथड आपको बताना पड़ेगा, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है ना कि इस कपड़े को आप ऐसे ही धोना, ड्राई क्लीन कराना, ऐसे करना, वैसे करना, तो वैसे ही बेटा आपको भी यहाँ पे बेस्ट मेथड बताना पड़ेगा जिससे ये इन्वेंशन ठीक से काम करे। आप कुछ ना कुछ इन्वेंशन करो तो आप दावा भी करोगे, जैसे राइट ब्रदर्स ने बोला कि हम ये प्लेन बना रहे हैं, प्लेन जो कि हवा में उड़ता है, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह हवा में ले जाएगा, तो ये क्लेम है, एक दावा, दावा, ठीक है। आगे ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि अगर आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को मेरा देख लेते हो तो आपको एग्जाम में 10 नंबर पक्का मिल ही जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये मैं एक तरीके का दावा कर रहा हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, क्लेम। एब्स्ट्रैक्ट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए मैंने कोई सामान बनाया तो उसका सारा नहीं लेकिन मोटा मोटी आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसका वेट क्या है, साइज क्या है, कितना का बल्ब लगा उसके अंदर, कितना का प्रोसेसर लगा, क्या लगा, आप सारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दीजिए। गॉट इट एवरीवन? However, controller may amend the abstract for providing better information to third parties. कई बार ऐसा होता है कि ना बहुत टेक्निकल वर्ड होगा तो सामने वाला समझेगा नहीं, तो जनरली लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको भी वो यूज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ताकि थर्ड पार्टी को ना उसके बारे में थोड़ा सा समझ में आए। चलिए, तो इसको अपन ABCD करके लिखेंगे। सबसे पहले ए से क्या है बेटा, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यानी बैटरी कितना लगा, प्रोसेसर कितना लगा, ये बताइए। तो ये हो गया हमारा ए से एब्स्ट्रैक्ट। फिर बी से क्या है बेटा, बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग, बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन। जैसे मान लो मैंने ना कुछ बिजली का चीज बनाया, तो क्या मैं ये लिखूंगा उसको पानी के ऊपर बैठ के चलाओ? नहीं भैया, इंसान जल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नहीं, इसको हमेशा ड्राई हाथों से यूज करना। बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन, क्लियर हुआ?
जैसे कोई दवाई होती है, दवाई के लिए भी डॉक्टर बोलता है इसको खाली पेट खाना, इसको खाने के बाद खाना। तो उसका रीजन क्या है कि वो उस तरीके से बेस्ट काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर खाने के पहले बोला है और आप खाने के बाद खा लोगे तो मर जाओगे। लेकिन दवाई का भी बेटा काम करने का, असर करने का एक तरीका है, तो वो तभी काम करेगा। क्लेम और क्लेम्स डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन, कि ये जो इन्वेंशन है ये क्या क्या करेगा, वो आपको बताना है। डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है ना कि ये भी करेगा वो भी करेगा, वैसे ही बेटा आपको भी यहाँ पे क्या करना है, दावा करना है। इट इज सी। और लास्ट, डी फॉर क्या है बेटा हमारा, फुली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। फुली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। डिस्क्राइब द इन्वेंशन। गॉट इट एवरीवन? अगर यहाँ पे सामने वाला चाहे तो वो अमेंड कर सकता है ताकि दूसरे लोग जो है वो समझ पाए। ठीक है, चलिए वापस से प्रोसेस के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन के साथ आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया। अब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या है वो तो हमने समझ लिया। ये बेटा आप किसको देंगे, आप कौन है, इन्वेंटर। आप कौन है बेटा, इन्वेंटर, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इन्वेंटर के साथ और भी दो लोग हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। सेक्शन नंबर 6 वाला इंसान एप्लीकेशन दे दिया। ये देगा किसको बेटा, वो कंट्रोलर को देगा, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है। अब बेटा क्या होगा, ये इन्वेंटर साथ ही साथ बाद में ना इसको रिक्वेस्ट करेगा फॉर एग्जामिनेशन। क्या करेगा बेटा, रिक्वेस्ट करेगा फॉर एग्जामिनेशन, कि मैंने जो एप्लीकेशन दिया है आप इसको देखिए, देखकर आप बताइए सब कुछ ठीक है ना, मुझे पेटेंट मिल जाएगा ना। तो जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, यहाँ पे भी बेटा आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं कि आप प्लीज मेरा एग्जाम लीजिए, अगर मैं पास हूं तो मुझे पास करिए। बिना एग्जाम फॉर्म भरे आप पास हो सकते हैं क्या, नहीं सर। वैसे ही यहाँ पे पहले एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, फिर आपका एग्जाम होगा। अब कंट्रोलर यहाँ पे अपॉइंट करेगा एक एग्जामिनर को। किसको अपॉइंट करेगा बेटा, एग्जामिनर। ये एग्जामिनर क्या करेगा, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद वो कंट्रोलर को दे देगा, क्या दे देगा बेटा, फर्स्ट एग्जामिनर रिपोर्ट। ये कंट्रोलर को क्या दे देगा बेटा, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। FER कहते हैं इसे शॉर्ट में, कि भैया हमको क्या लग रहा है कि सारी बातें सही है या नहीं है। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब इस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है कि सब कुछ सही लगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको गड़बड़ लगा। अगर मान लीजिए इस रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फिर तो भैया बहुत अच्छी बात है, नो ऑब्जेक्शन अगर है तो फिर एक काम करिए, आप ग्रांट कर दीजिए पेटेंट। पेटेंट अगर एक बार ग्रांट हो गया तो भैया 20 साल तक आपके पास रहेगा। अगर मान लीजिए इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नजर आता है तो फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। और ये रिप्लाई आप करते हैं बेटा जनरली 6 महीने के अंदर अंदर। अब ये टाइम पीरियड आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 महीने से, पर आप ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अब रिप्लाई करने के बाद या तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर बेटा रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्ट्री लगा, आपका रिप्लाई देके कंट्रोलर को लगा कि नहीं यार ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शन था, जो भी गड़बड़ हमको नजर आ रही थी वो उन्होंने सुधार दिया, सेटिस्फाई हो गए हम, तो आपको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं 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 हम सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमको लग रहा है नहीं यार अभी भी ना ऑब्जेक्शन है, अभी भी हम कन्विंस नहीं हुए, तो ऐसे केस में बेटा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यह आपको मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस बताया पूरे पेटेंट का। अब एक चीज और आता है इसके अंदर, हम लोग पूरे दुनिया को भी ये बताते हैं कि देखो भैया ये इन्वेंशन दुनिया में आया है, लेकिन तुरंत नहीं बताते क्योंकि एग्जामिनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसी वजह से इसे पब्लिश किया जाता है जर्नल में, पब्लिश इन द जर्नल आफ्टर 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। तो जब आपका एप्लीकेशन आया तुरंत हमने रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन आने के 18 महीने के बाद उसे छापा जाता है। सर उसके पहले भी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो छाप देंगे क्या, हाँ छाप सकते हैं, 18 महीने के पहले भी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो छाप देंगे। बट पर्सन कैन, पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन कैन
making application can request to publish earlier। लेकिन अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार पहले छाप देना चाहिए, मेरे से इतना नहीं रुका जाएगा, बता दो दुनिया को कि मैं भैया आ चुका हूँ, मैं इन्वेंशन कर चुका हूँ, तो भैया फिर जल्दी के लिए भी आप एप्लीक बोल सकते हो कि मेरा पब्लिश जल्दी कर दो। पर जनरली कितने समय में किया जाता है बेटा? 18 महीने के अंदर। फिर एक और बात आती है बेटा ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन का मतलब एक और होता है जो पब्लिक ऑपोजिशन जिसको कहते हैं अपन। अब पब्लिक जब ऑपोजिशन करती है बेटा तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जनरली प्री ग्रांट, अभी आपको मिला नहीं, और दूसरा होता है बेटा आपका पोस्ट ग्रांट। प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट का डिफरेंस क्या है? एक तो बेटा आपकी आपको पेटेंट मिलने के पहले का है, और दूसरा जो है वो आपके पेटेंट मिलने के बाद का है। एक तो मेरे को सीधी लाइन खींचनी नहीं आती, रुक जाइए मैं पहले सीधी लाइन खींच लूं। हो जा भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, कुछ तो हो ही गया, सीधे जैसे तो हो ही गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैटर करता है आपकी टाइमिंग। तो बिफोर ग्रांट ऑफ पेटेंट, ऑब्वियसली प्री ग्रांट नाम से समझ में आ रहा है, बिफोर ग्रांट ऑफ पेटेंट। और दूसरा क्या होगा बेटा? आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट। आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट। क्योंकि दुनिया वालों को भी तो कहने का मौका मिलना चाहिए ना, कि क्या पता दुनिया वाले में किसी और ने उसको बना दिया हो और ये आदमी जाके क्लेम कर रहा हो। तो दुनिया वालों को भी मौका दे रहे हैं कि अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप भी कह दो भैया, इससे पहले की देर हो जाए। ठीक है। अब आफ्टर का मतलब क्या? कभी भी 10 साल बाद भी कर सकते हैं क्या? तो बोला है नहीं भैया, अब जब ये पब्लिश होगा ना, पब्लिश होने के 12 महीने के अंदर, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम पब्लिकेशन। ऐसा नहीं भैया कि कभी भी आप 10 साल बाद उठ रहे हो और बोल रहे हो नहीं नहीं गलत किया गलत किया। पब्लिश जब हो गया जर्नल में उसके बाद आप कर दीजिए, हम कर ध्यान देख देंगे, देख लेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट पे देख लेते हैं कौन कर सकता है। तो पहले वाले में बोला है हु कैन डू, हु कैन अपोज, ऐसा लिख दो, डू से बेटर है हु कैन अपोज। तो प्री ग्रांट में बेटा एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है, पब्लिक भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन पोस्ट ग्रांट में ओनली इंटरेस्टेड पर्सन ही कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे कॉम्पिटिटर है, रिसर्चर है, उन लोग कर सकते हैं कि नहीं नहीं इसको आपने यार पेटेंट दे दिया, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, आप कंसिडर करिए, सामने वाले को पेटेंट मत दीजिए। ऐसा करके बात की जा सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर। डन एवरीवन। उसके बाद अगर मैं बात करूं फीस की, तो पहले तो कोई फीस नहीं होता है, नॉट चार्ज्ड। पर दूसरे वाले में ना हमारे इंडिया में 1200, 1500, 2000 रुपये तक का चार्ज किया जाता है, कि ऐसा ना हो कि भैया वो हमारा टाइम पास कर रहा हो, वो हमारा टाइम खराब कर रहा हो। दैट इज वाई थोड़ा सा चार्ज किया जाता है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगा। गॉट इट एवरीवन? आगे प्रोसीजर जो होगा वो कौन देखेगा? बाय कंट्रोलर। यहाँ पे सब कुछ कंट्रोलर देखेगा। और यहाँ पे बेटा 3 मेंबर की ऑपोजिशन बोर्ड बैठती है, वो ऑपोजिशन बोर्ड देखेगी कि क्या मैटर हो गया। क्योंकि हमने पेटेंट अगर दे दिया है, तो भैया पेटेंट अगर दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा। तो अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो किस अधिकार से कह रहा है ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है। तो ये 3 4 पॉइंट है बेटा, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं जो बहुत खास नहीं है, काम के नहीं है, पर एक बार अपन वो भी पढ़ते हुए चलेंगे। ये पब्लिकेशन वगैरह का बात कर दिया, पेटेंट 18 महीने में पब्लिश होता है ये सब बोल दिया। अब रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन डन हो गया। सर्च फॉर एंटिसिपेशन होता है सेक्शन नंबर 13 के अंदर, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है बेटा कि प्रीवियसली अगर किसी ने क्लेम किया या अगर मान लीजिए पब्लिश हो गया ये इन्वेंशन, तो आपको फिर अपन नहीं देंगे। एक्चुअली जो पहले जो पेटेंट आया था, एक्ट आया था, वो आया था 1912 में, उसके भी पहले था वैसे। पर 1912 वाला जो पेटेंट एक्ट था वहां से हम ये देखते हैं कि भैया किसी ने पब्लिश किया है क्या, किसी को मिला है क्या। अगर किसी को ऑलरेडी वो इन्वेंशन का पेटेंट मिल गया तो फिर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? या अगर मान लीजिए किसी ने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया हुआ आपके पहले, तो अगेन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये बात बोली गई है सेक्शन नंबर 13 में। जो रिपोर्ट है उसको पढ़ता है कंट्रोलर, ये सेक्शन नंबर 14 में लिखा हुआ है। ठीक है। अमेंड करना है तो वो कर सकता है एप्लीकेशन को।
अगर कंट्रोलर अगर चाहे तो एप्लीकेशन के डेट को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो बहुत आगे बढ़ा देगा, 6 महीने तक वो आगे यहाँ पे बढ़ा सकता है। तो ये सारे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ऐसे खास नहीं है। सेक्शन नंबर 18 में बोल रहा है कि मान लो कि अगर किसी ने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपके पहले फाइल कर भी लिया है, तो भी आपको पेटेंट मिल सकता है अगर आप कंट्रोलर को ये दिखा देते हो कि आपका वाला कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पहले फाइल हुआ था, किसी तरीके से आप कन्विंस अगर कर सको तो। या तो दूसरा, आप अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को चेंज कर दो, अमेंड कर दो। अगर आप चेंज कर दोगे तो भी आपको सामने वाले की जगह आपको यहाँ पे पेटेंट मिल जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई बेटा? और इसके साथ हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। लिख लेंगे अब इसको। तो सेक्शन नंबर 13 से बेटा अपन शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके जितने भी छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं उनको एक जगह पे अपन लिख लेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो इनसे रिलेटेड कोई भी एक सेक्शन पूछेगा आपको 2 नंबर 5 नंबर के लिए, तो आप लिख पाएंगे उसको। मेन क्या है ना कि आपको एसेंस पता होना चाहिए। जैसे सेक्शन नंबर 13 है, यहाँ पे क्या बोला है बेटा? सर्च फॉर एंटिसिपेशन। इज दिस सेक्शंस रेलिवेंट? मैं बोलूंगा ये यार ये सी कैटेगरी वाले टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत जरूरी नहीं है, बस आपने एक बार पढ़ा हुआ हो, आपको हल्का सा आइडिया हो, काफी है। इन केस the complete specification द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जैसा आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया वैसे पहले भी क्लेम किया गया, फाइल किया गया, हैज बीन claimed prior or it was published previously, then patent shall not be granted, then पेटेंट शेल नॉट बी ग्रांटेड। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि क्या 1912 से लेकर 1 अप्रैल 1912 से लेकर अभी तक किसी ने कुछ ऐसा क्लेम किया है या नहीं किया। द पीरियड फॉर सर्च ऑफ एंटिसिपेशन शेल बी, the period for search of anticipation shall be, search of anticipation shall be from 1st April 1912 to the date of making application, to the date of making application। क्लियर है बेटा आपको ये? तो पीरियड क्या रहेगा? 1912 से लेकर अभी तक का जितना भी पीरियड है उसमें सर्च किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या पहले किसी और ने फाइल कर लिया या नहीं। सेक्शन नंबर 14 तो काम का ही नहीं है बेटा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब भी रिपोर्ट आएगा तो कंट्रोलर उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा, ये सिर्फ लिखा हुआ है। कंसिडर करने का मतलब होता है पढ़ना। एग्जामिनर शैल सबमिट, एग्जामिनर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट, सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कंट्रोलर, टू द कंट्रोलर एंड ही शैल कंसिडर इट। कंसिडर इट का क्या मतलब हुआ बेटा? वापस से बता रहा हूँ, कंसिडर इट का मतलब है यहाँ पे वो पढ़ेगा, उसको देखेगा, समझेगा कि उसमें क्या लिखा है, उसके हिसाब से वो जजमेंट देगा कि भैया आपका पेटेंट जो है हम ग्रांट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेक्शन नंबर 15, कंट्रोलर हैज द पावर टू, कंट्रोलर हैज द पावर टू refuse or require, refuse or require अमेंडेड एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है? अब पढ़ने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं यार कुछ बातें ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा एप्लीकेशन आए पेटेंट के लिए, तो वो सीधा रिफ्यूज कर देगा, बोलेगा जाओ यहाँ से, मुंह मत दिखाना अगली बार। रिफ्यूज कर दिया एप्लीकेशन को, यानी एप्लीकेशन को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। या तो क्या बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारे एप्लीकेशन में ना कुछ कुछ गड़बड़ है, चलो उसको ठीक करके लाओ। ये बात कहाँ लिखी है बेटा? सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 17, पावर ऑफ कंट्रोलर, पावर ऑफ कंट्रोलर to post date the application, to post date the application by not more than, by not more than, लेटर देन कर देते हैं, 6 months। पावर है बेटा कंट्रोलर के पास कि आपने एप्लीकेशन दिया, लेट से
रियल में आपने एप्लीकेशन फाइल किया, लेट से आज कितनी तारीख है, 21 मार्च, तो 21 अप्रैल, सॉरी 21 अप्रैल को मान लीजिए मैंने आज एप्लीकेशन दिया, ये रियल डेट है। लेकिन 6 महीने तक उसे पीछे किया जा सकता है, यानी अप्रैल से 6 महीना अक्टूबर हो जाएगा, यानी उसको 21 अक्टूबर कर देगा, यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन वो आपका पीछे कर सकता है। क्योंकि एप्लीकेशन की डेट से ही सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका पब्लिश भी होगा जर्नल, तो वो 18 महीने के बाद होगा फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो अब वो सारा प्रोसीजर बेटा पीछे 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 जाता जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि टाइम को और बढ़ाना चाहिए सामने वाले के लिए, तो बढ़ाया जा सकता है इस तरीके से। गॉट इट एवरीवन, इतना पावर इसके पास दिया गया है, सेक्शन नंबर 17। फिर आता है बेटा सेक्शन नंबर 18। अब ये जो सेक्शन नंबर 18 है ना, ये बेटा रेफर्ड है सेक्शन नंबर 13 से। सेक्शन नंबर 13 पढ़ने के बाद आपको 18 पढ़ना है। तो एक बार वापस अपन 13 पढ़ते। 13 में क्या लिखा था कि अगर एंटिसिपेशन किया और पहले अगर प्रीवियसली क्लेम्ड है या पब्लिश्ड है, तो फिर आपको पेटेंट यहाँ पे ग्रांट नहीं होगा। तो फिर आप कर क्या सकते हो, मान लो कि सामने वाले ने बोल रहा है कि यार आपका जो है ना, आपका यार 1 जनवरी 2024 को आया और सामने वाले का ना 31 दिसंबर 2023 को आया, यानी आप एक दिन लेट हो गए, इसलिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि प्रायर क्लेम किसी और ने कर लिया है। तो आप क्या कर सकते हो, ये आया सेक्शन नंबर 18। क्लियर है सभी को? लिखिए, इफ एप्लीकेंट कैन शो, इफ एप्लीकेंट कैन शो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंट्रोलर, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंट्रोलर, satisfaction of controller that the date of complete specification is not later, या तो वो किसी तरीके से प्रूफ कर दे कि नहीं भैया उसी ने पहले पब्लिश किया है किसी और ने नहीं, या तो अमेंड हिज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, किसी और ने मान लो पंखा बनाया, इसने भी पंखा बनाया था, अब वो चेंज कर दिया, उसने बोला नहीं 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 ये पंखा नहीं है, ये लाइट वाला पंखा है। तो बोला अच्छा ये लाइट वाला पंखा है, यानी ये तो अलग इन्वेंशन है, ठीक है फिर इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं। अमेंड हिज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, अमेंड हिज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, या तो बेटा आप चेंज कर लो, अमेंड हिज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। गॉट इट एवरीवन, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। या तो बेटा आप डेट ये प्रूफ करो कि आपका डेट जो है वो पीछे नहीं है, आपका डेट सही है, या तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को क्या कर दो, अमेंड कर दो। अब आता है बेटा टॉपिक नंबर 3 विच इज पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि अगर मैंने आपको पेटेंट दे दिया, अभी दिया नहीं है, अगर दे दिया तो पहले किसी और को पेटेंट दिया हुआ था उसका पेटेंट फालतू हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है उसका। तो ऐसे केस में हम आपको यहाँ पे पेटेंट नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गब्बर सर ने पेटेंट करवाया कैमरा का, ठीक है एग्जांपल, कैमरा का उनके पास पेटेंट है। अब डीजी सर आ गए और उन्होंने क्या किया, कैमरा विथ फ्लैश का इन्वेंशन कर दिया, कैमरा भी है और इसमें फ्लैश भी है। अब बात क्या है समझो मेरी, अब ये नया इन्वेंशन है, नई चीज है, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट चीजों को चेंज कर दिया, मान लो एज्यूम कर लो कि नोवेल्टी, ऐसा कभी था नहीं। पहले एक कैमरा में ना अच्छी फोटो नहीं आती थी, अंधेरा अंधेरा आता था, मैंने फ्लैश लगा के एकदम उजाला उजाला कर दिया। अब लेकिन अगर मुझे पेटेंट मिल गया तो आप समझो ना यार, फिर कोई इनका कैमरा खरीदेगा क्यों? इनका बेटा एक तरीके से इस कैमरा की इन्वेंशन का तो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या, आपके आपके पास बेटा देखो पेटेंट का मतलब होता है मोनोपोली राइट रहना चाहिए। अगर मेरे को कैमरा प्लस फ्लैश का पेटेंट मिल गया, तो क्या गब्बर सर की यहाँ पे मोनोपोली रहेगी क्या? द आंसर इज नो, इनकी मोनोपोली रही नहीं। फिर मार्केट में तो कैमरा प्लस फ्लैश आ गया, यहाँ पे कैमरा है, तो भैया अब मोनोपोली रही कहाँ फिर इनकी? सिर्फ कैमरा यही बेचने वाले थे 20 साल तक, अब मैं भी आ गया तो भैया मैं भी बेचूंगा, तो मोनोपोली खत्म हो गई। तो इसलिए बोला जाएगा ताकि ये सारी चीजें ना हो, ताकि ये मोनोपोली गब्बर सर का खत्म ना हो, इसके वजह से डीजी सर हम आपको पेटेंट नहीं दे सकते, हम आपको पेटेंट नहीं दे सकते। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? क्योंकि इनका मोनोपोली फिर खत्म हो जाएगा। इनका मोनोपोली बचाए रखने के लिए डीजी सर आप वैसे भी बाद में आए हैं, हम आपको पेटेंट नहीं देंगे क्योंकि गब्बर सर की मोनोपोली हमको यहाँ पे बचानी है। क्लियर हुआ बेटा? इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 19 पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। इट इसको बुलेट पॉइंट में लिखिए, इट इज एन exclusive, it is an it is a violation of, it is a violation of
exclusive right of exclusive right of patent holder exclusive right of patent holder. The section 48 gives the patent holder right to exclude any third party exclude any third party from making, using, selling, making, using, selling, etc. The patented invention, the patented invention during the term of patent, during the टर्म ऑफ पेटेंट। ये बेटा सेक्शन नंबर 48 में राइट मिला है कि अगर आपके पास अगर पेटेंट है तो भैया कि जितना टर्म ऑफ पेटेंट है यानी कि 20 साल, उस 20 साल तक कोई और उस चीज को ना बनाएगा, ना यूज करेगा, ना सेल करेगा। तो अगर हम किसी और को आपके जैसा सेम पेटेंट दे दिए फिर तो उस पेटेंट का मतलब ही नहीं रहा, ये तो सेक्शन नंबर 48 के अगेंस्ट चला गया। दैट इज वाई यहाँ पे बेटा नहीं दिया जाता है। क्लियर हुआ? if controller is satisfied that if controller is satisfied that granting patent granting patent can lead to potential infringement can lead to potential infringement of earlier patent holder earlier patent holder, then it shall not grant then it shall not grant him patent then it shall not grant him patent। तो अगर उसको समझ में आ रहा है कि भैया अगर हम इसको पेटेंट अगर दे दी तो पिछले वाले का नुकसान हो जाएगा तो नहीं देगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन यानी इन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है। पहला, इफ इट इज शोन टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंट्रोलर दैट, यानी कंट्रोलर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन टू द कंट्रोलर दैट there are reasonable grounds there are reasonable grounds for contesting the वैलिडिटी ऑफ क्लेम। आपके पास लॉजिकल ग्राउंड्स होना चाहिए दिखाने के लिए कि नहीं भैया कोई पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। दोनों का क्लेम अलग अलग है, दोनों का दावा अलग अलग है, दोनों का सामान अलग अलग है, तो कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। उसके पास आपके पास एक लॉजिकल ग्राउंड है, अगर आप ये प्रूव कर पाते फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगला, द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज अमेंडेड। आपको तो भैया हमने मना कर दिया कि नहीं आपको हम पेटेंट नहीं देंगे, तो आपने अपने इन्वेंशन को ही बदल दिया, आपने अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को चेंज कर दिया। द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज अमेंडेड। डन एवरीवन? तो ये था आपका सेक्शन नंबर 19 जो कि था पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। गॉट इट एवरीवन? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट। मुझे लगता है ये एग्जाम में आने लायक भी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 के अंदर या तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को आप अमेंड कर दो या रीजनेबल ग्राउंड्स को दिखा दो, ऐसी बात बोली गई है। अगर मान लीजिए सब्सटेंशियल रिस्क है इंफ्रिंजमेंट का तो फिर आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, सेक्शन नंबर 48 का भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भैया पेटेंट होल्डर के पास एक एक्सक्लूसिव राइट रहता है, और पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया, एक वायलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पेटेंट होल्डर। सेक्शन नंबर 20 आ जाता है सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, और इसको यहाँ समझ लो क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। यानी कि भले वो डिज़ाइन हो, भले वो जीआई वगैरह में तो नहीं आएगा खैर, लेकिन डिज़ाइन हो, कोई और हो चैप्टर, वहाँ पे भी ये काम आ जाएगा। तो डिज़ाइन एक्ट के अंदर भी बेटा ये काम आएगा, इसको प्लीज़ याद रखना। टाइम में ना अपना खुद ही कमेंट कर दो कि ये वाले पर्टिकुलर टाइम पे ना ये चीज़ जो ये पेटेंट एक्ट और डिज़ाइन एक्ट में कॉमन है, तो आपको ना एक जगह पढ़ोगे दोनों जगह काम आ जाएगा।
सेक्शन 20 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि दो लोगों ने मिलकर या बहुत सारे लोगों ने मिलकर किसी इन्वेंशन को किया, पर उनमें से कोई एक चीटिंग करके चला गया, पहले एप्लीकेशन दे दिया अपने नाम से। अब बाकी लोग भी तो चाहेंगे कि नहीं यार उनका नाम भी जुड़े। तो जब तक पेटेंट नहीं मिल जाता, बिफोर गेटिंग द पेटेंट, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसको सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट बोलेंगे कि भैया हमारा नाम भी जोड़िए। क्या नाम जोड़िए? हमारा नाम भी जोड़िए। क्लियर हुआ? अब नाम को जोड़ दिया जाएगा और फिर जब भी आपको पेटेंट मिलेगा तो सारे लोगों के नाम को साथ जोड़ के मिलेगा। अब अगर मान लो तीन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, चौथे को छोड़ दिया, तो भैया ये चौथा भी आएगा, ये भी बोलेगा भैया मेरा भी नाम डालो। तो यहाँ पे ना तीनों का कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं ना तो कंसेंट ऑफ ऑल हैव टू बी टेकन। लेकिन अगर इन तीन में से कोई एक मर गया है तो फिर उसके बेटा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे कंसेंट ले लिया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपको जॉइंट, अगर आप एप्लीकेशन दिए तो फिर आपको यहाँ पे सभी का यहाँ पे लेना पड़ेगा कंसेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये करेंगे कैसे? मतलब कि सवाल ये भी आता है कि किस तरीके से ये होगा। तो तीन तरीका है। सबसे पहला तरीका है असाइनमेंट, ठीक है। दूसरा तरीका है एग्रीमेंट इन राइटिंग, और तीसरा तरीका है ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी कि ये कोर्ट चला जाए, कोर्ट में जाके ये साबित कर दे कि नहीं भैया मैं भी था, ऑपरेशन ऑफ लॉ। दोनों मिल बांट के एग्रीमेंट कर ले। ये बंदा पैसा दे दे कि मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, मेरा भी नाम डाल दो। इसको अपन क्या बोल देंगे? असाइनमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इसको अपन असाइनमेंट। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली मैं आपको दिखा दिखा के, लाइन अंडरलाइन करा करा के करा रहा हूँ। तो आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि हाँ यार, टीचर जो भी करा रहा है वो सारा एज पर स्टडी मटेरियल है जो कि हमको आईसीएसआई ने दिया है। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर मैं कोई चीज़ को लिखूं तो आपके मन में भी एक होना चाहिए कि सर हमारा, लेकिन इस ये इनफ है कि नहीं। तो इसलिए मैं स्टडी मैट दिखा देता हूँ कि देख लो भाई सब कवर हो रहा है, सब कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स, वरना मेरे लिए तो बहुत ईजी है। मैं पीपीटी लेकर आऊँ, धड़ 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 बोलूँ और खत्म कर दूँ। जो मेरे को 2 घंटा लगता है वो मेरा काम आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन मेरा मेन लक्ष्य है कि आपके दिमाग में ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर एटलीस्ट वो बैठ जाए। जो सी कैटेगरी चैप्टर है उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक एक बात आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि 15-20 नंबर तक का आता है। ठीक है। लिखिए, एन एप्लीकेशन कैन बी मेड, एन एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर सब्सटीट्यूशन और जॉइंट क्लेमिंग, फॉर सब्सटीट्यूशन और जॉइंट क्लेमिंग ऑफ नेम। यानी कि या तो बेटा नाम हटा दो, ए की जगह ए बी और सी का नाम था मान लो एप्लीकेशन में। तो अब क्या किया जा सकता है? दो काम किया जा सकता है। या तो अब ए को हटा के डी कर दो, या तो ए बी सी के साथ डी को मिला दो। दोनों काम किया जा सकता है। तो पहले वाले को अपन सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, दूसरे वाले को अपन जॉइंट क्लेमिंग बोलते हैं। समझ में आया बेटा? आगे आ जाइए। इट कैन बी थ्रू असाइनमेंट, एग्रीमेंट इन राइटिंग, या ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ। डन एवरीवन? In case of joint application, in case of joint application, consent of all the, consent of all the, consent of all the joint applicants are required. Consent of all the joint applicants are required. Consent of all the joint applicants are required. In case, if any, joint applicant have deceased, joint applicant have deceased, consent of legal representative shall be taken. Consent of legal representative shall be taken. Consent of legal representative shall be taken. Legal representative shall be taken.
अब मैंने आपको बताया था बेटा, अब टॉपिक नंबर 4 के अंदर चलते हैं। ऑपोजिशन एंड रिवोकेशन, ये दोनों टॉपिक ना सुनने से लगता है अलग अलग है, पर अलग अलग नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, ऑपोजिशन बेटा प्री ग्रांट भी हो सकता है, पोस्ट ग्रांट भी हो सकता है। अब वो ऑपोजिशन के ग्राउंड्स क्या है ये अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 25 के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, आगे जाके हम लोग ना रिवोकेशन भी पढ़ेंगे, और रिवोकेशन के अंदर भी सेम ग्राउंड्स दिया हुआ है। रिवोकेशन का जो ग्राउंड्स है वो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 64 के अंदर। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। वो पोपटलाल बोलता है ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वैसे ही आपका पेटेंट भी कैंसिल हो सकता है। पर ये रिवोकेशन का जो ग्राउंड है वो दिया है कहाँ पे बेटा, सेक्शन नंबर 64 के अंदर। लेकिन क्या दोनों बातें एकदम सेम है? बेटा मेजोरिटी 80% बातें सेम है, रिवोकेशन में एक दो पॉइंट बस एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्लियर हुआ? तो अपन ग्राउंड्स को एक साथ पढ़ लेंगे। तो एक दो पॉइंट जो ज्यादा दिया है रिवोकेशन के अंदर वो मैं अलग से लिखा दूंगा, पर जो कॉमन ग्राउंड्स है उसको अपन एक साथ लिखेंगे। गॉट इट एवरीवन? सबसे पहला, चलो मैं आपको पहले एक बार पढ़ा देता हूँ, दोनों को एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है? आपके भी मन में शांति रहेगी। सबसे पहला देखो, ऑपोजिशन बड़े बोल्ड में दिया हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर मान लो कोई अपोज कर रहा है ना इन ग्राउंड्स पे, तो भैया फिर पेटेंट नहीं देंगे। क्लियर है? सबसे पहला, अगर आपने रॉन्गफुली ऑब्टेन किया है, मतलब कि बनाया जैसे निकोला टेस्ला ने था, ले लिया किसने, एडिसन ने, तो रॉन्गफुली ऑब्टेन किया उसका केस कर दीजिए। दूसरा, ऑलरेडी क्लेम्ड है बेटा 1912 से अभी तक के में, ठीक है, तो वही वाला सेक्शन नंबर 13 के अंडर। ठीक है, आप ये बता दो कि भैया हमने तो सर्च किया, हमको पता चला ये पहले से ही क्लेम्ड है। या तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पहले क्लेम्ड है इंडिया में या इंडिया के बाहर। आपने जो क्लेम किया है ना, दावा किया है, वो तो भैया पूरे दुनिया को पता था पहले से, आपने कुछ नया नहीं बनाया। ठीक है, पब्लिकली नोन था। आगे, आप जो कह रहे हैं वो इन्वेंशन ही नहीं है, यानी सेक्शन नंबर 3 और 4 के अंदर आ जा रहा है वो, हम तो इसे इन्वेंशन ही नहीं मान सकते। आपने क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया, सेक्शन नंबर 10 के अंदर बोला था ना क्लियरली डिस्क्राइब करने, आपने क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे था आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। गॉट इट? जोग्राफिकल ओरिजिन आप गलत बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये एक्चुअली आया इंडिया में पर असल में वो चाइना में आया है, ऐसी टाइप की चीज़ है। क्लियर है? अब मैं आपको सेक्शन 64 दिखाता हूँ, उसके अंदर भी सिमिलर पॉइंट्स हैं। देखिए, प्रायोरिटी डेट पहले है, यानी कि ऑलरेडी किसी ने क्लेम कर लिया है। ठीक है, फिर रॉन्गफुली ऑब्टेन हुआ है, इन्वेंशन ही नहीं है, क्लेम कहीं और हो गया, पब्लिकली नोन था वो तो। ठीक है, सेम, सफिशिएंटली आप दिखा नहीं रहे हैं, फेयरली आप दिखा नहीं रहे हैं। फिर नॉट पेटेंटेबल। अब नया क्या है, नया क्या है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, नया क्या है। 3 4 पॉइंट नया है, उसको भी याद रख लो। इन्वेंशन यूजफुल ही नहीं है, काम का नहीं है, आपको मिल गया लेकिन वो काम का नहीं है। इन्वेंटिव स्टेप नहीं है इसके अंदर, पिंक कलर में जो दिखा रहा हूँ वो नया है। फिर फॉल्स सजेशन या रिप्रेजेंटेशन आपने दिया, झूठ बोल के आपने एप्लीकेशन दिया और पेटेंट ले लिया। आप सेक्शन नंबर 6 के अंडर नहीं आते, जिन लोगों को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोला गया ना, आप उन लोगों में नहीं आते। तो 2 3 पॉइंट बेटा नया है, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे पुराने हैं। तो एक साथ पहले कॉमन पॉइंट्स को लिखो, फिर जो नए पॉइंट है बस वो लिख लो। बेटा यही स्मार्टनेस है, यही स्मार्टनेस है। बाकी लोग क्या करेंगे ना, दो दो बार पढ़ेंगे, पर मेरा बच्चा स्मार्ट है, वो एक बार पढ़ेगा और नंबर डबल डबल लेकर आएगा। स्मार्ट हो कि नहीं हो? बिल्कुल हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आ जाता है बेटा, कि पर्सन हैज या एप्लीकेंट हैज wrongfully obtained, ओ पेन का कलर जरा चेंज कर दूं मैं, एप्लीकेंट हैज wrongfully obtained the wrongfully obtained the invention or any part thereof। हो सकता है ना कि मतलब पूरा इन्वेंशन शायद उसका उसने चुराया ना हो, लेकिन कुछ पार्ट उसने चुराया हो, तो भी तो गलती है ना भाई, किसी और की मेहनत आप कैसे चुरा सकते हो? द इन्वेंशन हैज बीन the invention has been previously published previously published or claimed। तो ये बच्चों हम लोगों ने सेक्शन नंबर 13 के अंदर जो पढ़ा था वही वाली बात है यहाँ पे। आगे, द इन्वेंशन क्लेम्ड the invention claimed was publicly known was publicly known और publicly used in India। और पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया लोग तो पहले से ही उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर आपका नया कैसे हो सकता है? पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया। आगे,
It does not involve inventive step. It does not involve inventive step. Next, the subject matter is not an invention. Subject matter is not an invention. Complete specification. Complete specification does not clearly and particularly does not clearly and particularly describe the invention. Describe the invention. तो देखो बच्चों, यहाँ पे 5-6 पॉइंट आपके पास बढ़िया हेल्दी हो गए, जो आप दोनों जगह ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो किसमें है, सिर्फ और सिर्फ रिवोकेशन वाले जगह पे है ना। ये आप ऑपोजिशन में मत लिखना, एडिशनल पॉइंट्स फॉर रिवोकेशन। तो आप ऐसे याद रखना कि 6 पॉइंट तो उसके हो ही गए। अब रिवोकेशन के 2-3 पॉइंट और अपन याद कर लेंगे तो अच्छा खासा 8-9 पॉइंट हो जाएगा रिवोकेशन के लिए, और ऑपोजिशन के लिए 5-6 पॉइंट। इट इज मोर देन इनफ। सबसे पहले, इन्वेंशन इज नॉट यूजफुल। इन्वेंशन इज नॉट यूजफुल। तो आप वो 5-6 पॉइंट तो बेटा ऊपर वाले लिख ही सकते हो, साथ में ये भी आप लिख पा रहे हो। इन्वेंशन वॉज हेल्ड सीक्रेट। इन्वेंशन वॉज हेल्ड सीक्रेट इन इंडिया। हेल्ड सीक्रेट इन इंडिया। फॉल्स सजेशन और रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स सजेशन और रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स सजेशन और रिप्रेजेंटेशन was made to was made to obtain the patent. Was made to obtain the patent. Got it everyone? तो ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए आपके, तो रिवोकेशन के अच्छे खासे 9 पॉइंट बन गए हमारे। अब और क्या है भैया, ये तो हो गया हमारा। अब टॉपिक नंबर 5 के अंदर चलते हैं। टॉपिक नंबर 5 में अब आप लिख सकते हैं मिसलेनियस, क्योंकि जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ मिसलेनियस कुछ बातें बाकी हैं, फिर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 39, जिसके अंदर बोला है रेसिडेंट्स नॉट टू अप्लाई आउटसाइड इंडिया बिफोर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ कंट्रोलर। रेसिडेंट्स नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कंट्रोलर। तो पहले एक बार कंट्रोलर से पूछ लो भैया, वो तुमको अलाउ कर देगा, फिर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर से भी लेना है बाहर से भी ले लो, लेकिन आप एक बार कंट्रोलर से पूछ लो, ठीक है, ताकि हमारी पब्लिकली इंडिया में मतलब दुनिया के सामने बेइज्जती ना हो। अब ग्रांट ऑफ पेटेंट का सेक्शन है बेटा, सेक्शन नंबर 43। सब छोटे छोटे सेक्शन है। ग्रांट ऑफ पेटेंट कितने साल के लिए होता है बेटा आपका? ये ग्रांट ऑफ पेटेंट 20 ईयर्स के लिए होता है। ये बात भी कहाँ लिखी है? सेक्शन नंबर 43 के अंदर ही लिखा है। गॉट इट? तो कभी अगर ऐसा आ गया कि बताओ ये 20 ईयर्स वाली बात कहाँ लिखी है, तो सेक्शन नंबर 43 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सेक्शन नंबर 47 है एक्सेप्शन टू मोनोपोली। एक्सेप्शन टू मोनोपोली ऑफ पेटेंट। यानी वैसे तो बेटा हर जगह आपका पेटेंट का मोनोपोली रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं रहेगा। ये है बेटा सेक्शन नंबर 47। सबसे पहला है बेटा, अगर आपको गवर्नमेंट अगर कह रहा है ना कि हमको भी आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस पेटेंट चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एनी मशीन अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब होता है कोई चीज जो मशीन के साथ जरूरी हो, ठीक है, जैसे आपके टीवी के साथ रिमोट आता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और अदर आर्टिकल, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन यूज। यानी गवर्नमेंट अगर आपसे मांग रही है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, गवर्नमेंट के सामने तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा, अब ये तो प्रोडक्ट पेटेंट की बात हो गई। प्रोसेस पेटेंट के लिए क्या लिखेंगे? सेम बात, एनी प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन यूज। इसका मतलब अगेन, अगर गवर्नमेंट आपकी किसी प्रोसेस पेटेंट को मांग रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट पेटेंट मांगे या प्रोसेस पेटेंट मांगे, हमको दोनों ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तीसरा, एनी मशीन
apparatus, article, any machine, apparatus or article for पर्पस ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। आप आईआईटी आईएम में देना चाहते हैं ताकि इस तरीके की इन्वेंशन और हो, आप स्टूडेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं कि ऐसी चीजें और बनाओ, देखो सीखो। फॉर पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। देन पॉइंट नंबर डी, अगर ये किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए है, यानी कि इन केस ऑफ पेटेंट रिलेटिंग टू मेडिसिन और ड्रग relating to medicine or drug for the welfare of people distributed to hospital, medical institution etc, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। यानी कि क्योंकि बेटा अब मान लीजिए आपने ना पहली बार वैक्सीन बनाया, अब आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही बेचें, भैया तो पूरा दुनिया मर जाएगा तो तुम पैसा कमा के क्या करोगे। ठीक है, तो इससे तो अच्छा है तुम गवर्नमेंट को यहाँ पे दे दो। अब चौथा आ जाता है बेटा राइट्स ऑफ पेटेंटी। ये ऑलरेडी हमारा कवर्ड है सेक्शन नंबर 48 के बारे में, ऊपर बेटा सेक्शन नंबर 19 के टाइम पे ना मैंने लिखा दिया था। वही वाली बात आपको लिखनी है कि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि कोई और आपकी उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिविटी का राइट है बेसिकली। जो मैंने ऊपर सेक्शन नंबर 19 के अंदर लिखा था ना, वही वाली बात को वापस से रिपीट करने का मतलब नहीं है कि आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है, आप किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, कोई और आपकी चीज को इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर सेक्शन नंबर 53 के अंदर अगेन टर्म ऑफ पेटेंट के बारे में बात की गई है, जो कि 20 ईयर्स है। तो 48 43 और 53 दोनों आप साथ में लिख सकते हैं। वहां पे आपको पेटेंट मिलेगा और यहाँ पे आपको टर्म जो है वो दोनों दोनों आप एक साथ यूज कर लोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएगा पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ एडिशन होता क्या है बेटा, अगर आपने एक बार किसी चीज का पेटेंट ले लिया, अब आप उसके अंदर अगर कोई एडिशन मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो पेटेंट ऑफ एडिशन के थ्रू आप कर सकते हैं। इफ द इन्वेंटर हैव मेड एनी हैव मेड एनी improvement or modification improvement or modification he will file an application for he will file an application for patent of addition he will file an application for patent of addition। अगर उसने कुछ नया चीज एक्स्ट्रा ऐड किया है, इंप्रूव किया है, कुछ मॉडिफाई किया है, तो पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, द टर्म will end the term will end on end of patent। तो जैसे अगर मैंने पेटेंट अगर मेरा 20 साल में चल रहा है ना, जो कि खत्म होगा मान लो 2028 में, तो पेटेंट ऑफ एडिशन मैंने कभी भी लिया हो वो भी 2028 में खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा। नो एक्स्ट्रा टर्म शैल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टर्म बेटा आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। एक केस हुआ था जिस केस में डिसाइड किया गया कि पेटेंट के अंदर तो इन्वेंटिव स्टेप होना ही होना चाहिए, लेकिन पेटेंट ऑफ एडिशन की सिर्फ एक मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट है, तो उसमें अगर कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा तो भी चलेगा। और वो केस था यहाँ पे रवि कमल बली वर्सेस कलाटेक। रवि कमल बली वर्सेस कलाटेक। इस केस के अंदर ये डिसाइड किया गया पेटेंट शैल रिक्वायर इन्वेंटिव स्टेप, पेटेंट शैल रिक्वायर इन्वेंटिव स्टेप but it is not mandatory but it is not mandatory for patent of addition। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इन्वेंटिव स्टेप एकदम कुछ नया होना चाहिए, ये बात पेटेंट के अंदर जरूरी है पर पेटेंट ऑफ एडिशन के अंदर जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हम लोगों ने पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, तो ये आप लोग बढ़िया इसको ना 2-3 बार सुनना, काम आ जाएगा ये आपके। इन केस ऑफ
failure of payment of renewal fees, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस, यानी आपको ना बेटा, जब आपका ये 20 साल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर साल आपको 20 साल में ना 20 बार आपको रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा। वैसे पहले साल नहीं देना पड़ता है, पर आप ऐसे याद रखो कि आपको हर साल आपको रिन्यूअल फीस देनी है। फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस, यानी कुल मिला के 19 बार आपको देना पड़ेगा। द पेटेंट शैल लैप्स, द पेटेंट शैल लैप्स, द पर्सन शैल मेक, पर्सन यानी यहाँ पे इन्वेंटर की बात करें ना, पर्सन शैल मेक, पेटेंटी शैल मेक an application for restoration, an application for restoration within 18 months। ये बच्चों मैंने ना जब बैकलॉग मैराथन में करा रहा था, वहां पे मैंने गलती से 12 महीना बोल दिया था। अब इसको याद रखिएगा, ये 18 महीना है, ठीक है। अब मैं भी इंसान हूँ, 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो अब याद रखना बेटा ये 18 महीने हैं, ठीक है। द पर्सन शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन विद इन 18 months। द कंट्रोलर शैल डिसाइड on the basis of statement, on the basis of statement ऑफ फेलियर ऑफ रीजन। आपको ना एप्लीकेशन के साथ एक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है कि किस रीजन से आप फाइल नहीं कर पाए, आप फीस क्यों नहीं दे पाए। वेदर टू, वेदर टू रिस्टोर द पेटेंट और नॉट, रिस्टोर द पेटेंट और नॉट। ऑपोजिशन टू रिस्टोरेशन कैन ऑल्सो बी मेड, ऑपोजिशन टू रिस्टोरेशन कैन ऑल्सो बी मेड। अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं भैया अब इसको भैया नहीं देना चाहिए, रिस्टोर नहीं करना चाहिए, तो आप ऑपोजिशन कर सकते हैं, कंट्रोलर वो भी देखेगा। क्लियर है। एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ड्यूरिंग लैप्स पेटेंटी शैल लूज ऑल हिज राइट्स, पेटेंटी शैल लूज ऑल हिज राइट, शैल लूज ऑल हिज राइट। तो जब तक वो लैप्स है बेटा, वो खतरनाक पीरियड है। क्यों? क्योंकि उस समय तक आपके पास कोई राइट नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि अगर उस समय कोई इंफ्रिंजमेंट कर रहा है तो आप केस नहीं कर पाएंगे। व्हाट इट। टॉपिक नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। वर्किंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पेटेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पेटेंट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पेटेंट का मतलब है कि अगर हम पेटेंट दे रहे हैं तो उसका सिद्धांत क्या है, रीजन क्या है, हम पेटेंट दे ही क्यों रहे हैं आपको। कोई तो लॉजिक होगा ना पेटेंट देने का। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है? द पेटेंट्स एनकरेज इन्वेंशन, द पेटेंट्स एनकरेज इन्वेंशन एंड टू सिक्योर इट फॉर कमर्शियल स्केल, फॉर कमर्शियल स्केल। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इससे क्या कमा सके बेटा, पैसा कमा सके, तभी तो लोग इन्वेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर बी, दे आर नॉट ग्रांटेड, दे आर नॉट ग्रांटेड merely फॉर मोनोपोली। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसे मोनोपोली के लिए दे रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि ये मेन पर्पस है। गॉट इट। इसका मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस इज पब्लिक वेलफेयर। आप उसका पेटेंट आपके पास है, आप उसे लोगों की भलाई करें। द मेन पर्पस इज पब्लिक वेलफेयर। पेटेंट शुड बी यूज्ड, पेटेंट शुड बी यूज्ड, पेटेंट शुड बी यूज्ड टू गिव benefit to public at affordable price, benefit to public at affordable price, at affordable price। लोगों को सस्ते से सस्ते में मिल जाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉट इट एवरीवन। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, फिर तो खत्म हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक वैसे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कंपल्सरी लाइसेंस इसका नाम है। कंपल्सरी लाइसेंस होता क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो आपको भैया पेटेंट दे दिया, ये आप हैं, गवर्नमेंट आपके ऊपर मेहरबान है, लेट्स से आपका नाम है मिस्टर राज। राज ने बेटा आपको क्या किया, राज के पास यहाँ पे क्या मिल गया, पेटेंट है राज के पास। अब क्या हो रहा है कि राज ने लेकिन ना 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए राज को, लेकिन राज ने अभी तक पब्लिक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। पब्लिक जो चाहती है, मतलब पब्लिक चाहती है कि आप इस इन्वेंशन का भरपूर इस्तेमाल करें, भरपूर उससे सामान बनाए, लोगों को बेचे, लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, आप कर ही नहीं रहे हो, उस सामान को बना ही नहीं रहे हो, बेच ही नहीं रहे हो। या तो अगर आप बेच रहे हो तो अनरीजनेबल प्राइस पे बेच रहे हो, इतना ज्यादा महंगे दाम पे बेच रहे हो कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, अनअफोर्डेबल प्राइसेस पे आप बेच रहे हो, अनरीजनेबल अनअफोर्डेबल प्राइस पे बेच रहे हो, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आप 100 रुपए का सामान है, उसको आप 4,000 रुपए में बेच रहे हो। या तो आप बेच रहे हो लेकिन आप इंडिया में नहीं बेच रहे। तो इसको देख के ना, मान लेते हैं सिमरन आती है और सिमरन बोलती है राज को कि राज, मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज को बनाऊं, तुम तो बना नहीं रहे हो, बैठे हुए हो, मेरे को, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे इसको यूज करने का लाइसेंस दे दीजिए राज। मैं इस चीज को यूज करूंगी, आपको भी पैसा दूंगी, चिंता मत करिए, लेकिन इससे पब्लिक का मैं भला करना चाहती हूँ। राज ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, बोला जा सिमरन जा, मैं नहीं देना चाहता तेरे को। अब सिमरन कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बोलेगी देखो भैया मैं तो राज के पास गई थी, राज पेटेंट लेके बैठा हुआ है, 3 साल हो गए हैं, 1-2 साल तो समझ में आता है, 3-3 साल हो गए, लेकिन राज कुछ भी कर ही नहीं रहा है। आप मेरे को ही कंपलसरी लाइसेंस दे दीजिए, मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ, मुझे ही आप कंपलसरी लाइसेंस दे दो, मैं लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, इसका इन्वेंशन का इस्तेमाल करके मैं लोगों का भला करना चाहती हूँ। और आप ही ने तो अभी अभी सिखाया कि जनरल प्रिंसिपल में पब्लिक बेनिफिट है, मोनोपोली मियर मोनोपोली नहीं है, पब्लिक बेनिफिट है। गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ सही बात है भैया, अगर राज अगर पेटेंट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो इससे तो अच्छा है कि अपन सिमरन को कंपलसरी लाइसेंस दे दे, ताकि सिमरन जो है वो यहाँ पे लोगों की भलाई को करे। गॉट इट एवरीवन। तो इसको मैं आपको पहले स्टडी मटेरियल से दिखा देता हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी टॉपिक है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये रहा। तो कंपल्सरीलाइजेशन बेटा एक ऑथराइजेशन है, आप ऑथराइज करो, पावर दे रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, और ये कर कौन रहा है, कंट्रोलर जनरल कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे, कि आप इसे यूज कर सकते हैं, जिस चीज के ऊपर पेटेंट आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट ओनर। आपको पेटेंट ओनर से यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्यों किया जाता है बेटा, 3 मेन रीजन से किया जाता है। अगर मान लीजिए 3 साल हो चुके आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, 3 साल हो गए पर उसके बाद भी आप पब्लिक की रीजनेबल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, या तो आप रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे आप लेकर नहीं आ रहे हो, या तो बेटा आप वर्क नहीं कर रहे हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो ऐसे केस में हम सामने वाले को कंपलसरी लाइसेंस दे देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी उठा के दे देंगे, कंट्रोलर कुछ चीजों को यहाँ पे, कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर करेगा तभी सिमरन को देगा, वरना नहीं देगा। सिमरन के पास सबसे पहली बात यह है कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जब भी कोई नया इन्वेंशन है मार्केट में जब आएगा तो क्या पता लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, तो उसके पास इतना रिस्क लेने का कैपेसिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि वो पब्लिक एडवांटेज के लिए उसको बना सके। इन्वेंशन का नेचर भी देखा जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। अगर वो फालतू चीज के लिए लिया गया था तो छोड़ो, नहीं बनेगा तो भी चलेगा, पर अगर वो इंपॉर्टेंट चीज है तो फिर देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि क्या सिमरन ने यहाँ पे रीजनेबल टर्म्स में, कंडीशंस में क्या एफर्ट्स लगाए थे लाइसेंस लेने के राज से। राज ने अगर मना कर दिया था तब जाकर वो कंट्रोलर के पास जाएगी। अब ये भी बोला गया है कि अगर सिमरन भी, लेकिन अगर अगले 2 साल तक अगर नहीं बनाती है तो फिर उसके पास भी जो कंपलसरी लाइसेंस है बेटा उसको रिवोक कर दिया जाएगा। गॉट इट एवरीवन। अब कंट्रोलर को यहाँ पे बेटा ये बोला गया है कि 2 साल तक अगर वो काम नहीं करेगी तो भैया उसको रिवोक कर देंगे। तो मैं एप्लीकेशन दूंगा कि देखो आपने सिमरन को कंपलसरी लाइसेंस दिया ना, वो भी काम नहीं कर रही है, वो भी बैठी हुई है 2 साल से, और मैं जो एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि आप इसको कैंसिल करो, इसका कंपलसरी लाइसेंस कैंसिल करो, मेरे को दे दो, उसको कैंसिल करो। तो उसके लिए बेटा कंट्रोलर के पास 1 साल रहेगा कि वो 1 साल के अंदर अंदर उसे कैंसिल कर दे। गॉट इट एवरीवन। ये अगर वो मान लीजिए बना रही है पर वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं बना रही है, वो भी रीजनेबल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही है, यानी वही सारे कुकर्म वो भी अगर कर रही है, तो हम उससे भी कंपलसरी लाइसेंस फिर छीन लेंगे। क्लियर हुआ बेटा, ये लिखा है सेक्शन नंबर 84 में। चलिए करते हैं इसको। एज पर सेक्शन 84, अब देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है बेटा।
if controller is satisfied that if controller is satisfied that after expiry of 3 years, ऐसे यही लीगल लैंग्वेज है बेटा, आफ्टर expiry of 3 years from the date of grant of patent, from the date of grant of patent, from the date of grant of patent, 3 साल अभी खत्म हो गए पेटेंट को ग्रांट किए, and reasonable requirement of public have not been met, reasonable requirement of public, reasonable requirement of public have not been met, have not been met, या तो it patented invention, patented invention is not available, is not available at a reasonable affordable price, a reasonable affordable price, या तो तीसरा patented invention, patented invention is not worked in territory of India, is not worked in territory of India, या तो हमारे देश में आप उसको यूज नहीं कर रहे तो क्यों नहीं यूज कर रहे हो भैया, ये तो गलत बात है. Person can make application to controller general, कंट्रोलर जनरल, या कंट्रोलर लिखोगे तो भी चल जाएगा, एक एप्लीकेशन देना है फॉर ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस, फॉर ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस. अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो रही है तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है और बोल सकता है कि भैया मेरे को कंपलसरी लाइसेंस दे दो. कंपलसरी लाइसेंस, अब इसका मीनिंग लिखेंगे अपन. कंपलसरी लाइसेंस इज एन ऑथराइजेशन टू थर्ड पार्टी, कंपलसरी लाइसेंस इज एन ऑथराइजेशन, आप ऑथराइज कर रहे हो, पावर दे रहे हो सामने वाले को, इज एन ऑथराइजेशन टू थर्ड पार्टी, is an authorization to third party to use patented invention, to use patented invention without the permission of, without the permission of, without the permission of patent holder. ठीक है, तो आपको बिना पेटेंट होल्डर के परमिशन के भी आप यहाँ पे सामान को बना सकते हैं. क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा यहाँ पे सभी को? आगे आ जाते हैं. कंट्रोलर शैल डिसाइड, कंट्रोलर शैल डिसाइड on the basis of following factors, on the basis of following factors. सबसे पहला, the ability of applicant, the ability of applicant, the capacity to undertake risk, the capacity to undertake risk, तीसरा, the nature of invention, effort of applicant, effort of applicant to obtain license, to obtain license from the patent holder. ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा. if the compulsory license, if the compulsory license, just a second, if the compulsory license, ओहो क्या हो रहा है, if the compulsory license has not been worked for 2 years from the date of
from the date of granting it, application shall be made, application can be made to revoke it, application can be made to revoke it. Done. The application should be, the application should be disposed of within 1 year by controller. यानी भैया उसके ऊपर डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब डिसाइड करना है, फ्रॉम, सॉरी, 1 year बाय कंट्रोलर, बाय कंट्रोलर। तो जब से आपने एप्लीकेशन दिया है बेटा, उस समय से 1 साल के अंदर अंदर कंट्रोलर के पास टाइम है कि भैया वो डिसाइड कर ले कि कंपलसरी लाइसेंस को कैंसिल करना है या नहीं। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। पेटेंट एजेंट के बारे में बेटा ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, बट ये भी आप लिख लीजिए। पेटेंट एजेंट के बारे में 3 लाइन दिया है बस। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वही 3 लाइन आपको लिख कर आना है, मजबूरी है, कुछ और तो आप कर ही नहीं सकते। पेटेंट एजेंट के बारे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। वैसे लास्ट टॉपिक तो मैंने कंपलसरी लाइसेंस को बोला था, पर पेटेंट एजेंट भी मुझे दिख गया। थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है, बस इतना ही है कि भैया एप्लीकेशन देगा, वो सारे करस्पॉन्डेंस लेगा, सारी हियरिंग में जाएगा, कोई ऑपोजिशन होता है तो वो ऑपोजिशन में जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बस इतना ही काम करना है, कुछ और कर नहीं सकते वो ऐसे भी। ठीक है। तो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए मेरे को अगर कोई आदमी रखना है, क्योंकि मैं तो अपने इन्वेंशन में बिजी हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, तो मैं पेटेंट एजेंट को अपने यहाँ पे रखूंगा, यही सारे काम करेगा। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ, following are the functions of patent agent, functions of patent agent। क्या क्या काम करेगा बेटा? सबसे पहला ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन यही बनाएगा, ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन। दूसरा मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट। तीसरा सब्सिक्वेंट करस्पॉन्डेंस, यानी कि बेटा एक बार एप्लीकेशन दे दिया तो चुपचाप बैठ नहीं जाना है, ये देखना है कि अब कहाँ तक बढ़ा हुआ एप्लीकेशन, क्या हुआ आगे, ये चीजें भी देखनी है। सब्सिक्वेंट करस्पॉन्डेंस विथ पेटेंट ऑफिस। रिप्रेजेंटेशन एट हियरिंग, कभी अगर बुलाया गया, कुछ बातें पूछी गई, तो भैया यही सारी चीजों को हैंडल करेगा। आगे फाइलिंग ऑपोजिशन एंड डिफेंडिंग, फाइलिंग ऑपोजिशन एंड डिफेंडिंग। ऑपोजिशन रिप्लाई लिख देंगे, फॉलोइंग ऑपोजिशन रिप्लाई एंड डिफेंडिंग। कभी भी अगर मान लीजिए कभी कोई ऑपोजिशन करता भी है, तो फिर बेटा उसका रिप्लाई भी यही देगा, डिफेंड भी यही करेगा। तो सारी की सारी बातें जितनी भी है बेटा पेटेंट से रिलेटेड, वो मैंने पूरी यहाँ पे लिखा दी है। ऑलमोस्ट शायद 1.25 घंटे के आसपास का हो गया यहाँ पे, लेकिन आपको A to Z कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी कि सर ये आपने नहीं कराया, वो आपने नहीं कराया। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक दिख जाएगा, इसमें एक से एक क्वेश्चन है। अब जैसे जून 25 का ही अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, और वो भी 2 नंबर ईच करके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 सवाल पूछा है, तो 5 into 2 यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले देखो जून 25 में यहीं से आया है। कभी भी जब भी आपको ये देगा ना, तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखना बेटा कि आ, सीधा केस स्टडी को पढ़ने से अच्छा है पहले एक बार ना आप केस को, क्वेश्चन को पढ़ लेना कि आपको बोल पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय पेटेंट, तो पेटेंट का मतलब 2(1)(m) के अंदर हमने देखा है क्या पेटेंट हो सकता है, तो उसके अंदर हमने देखा है कि सेक्शन नंबर 3 और 4 वाले में नहीं आना है, और आपके जो क्राइटेरिया है वो आपको लिखना है। तो यही आप लिखेंगे, पहले 2 नंबर का है आपका। तो पेटेंट क्या है बेटा आपका, कि ये एक डिफाइंड है, पेटेंट मीन्स अ पेटेंट इन ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन अंडर पेटेंट एक्ट। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है कि आपको लिमिटेड पीरियड के लिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम मिला है कि आप एक्सक्लूसिवली इसको मेक करेंगे, यूज करेंगे। ये एक मोनोपोली ग्रांट है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, इन्वेंटिव टेक्नोलॉजी को, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये फॉल नहीं होना चाहिए सेक्शन नंबर 3 और 4 में।
क्लियर हो गया? आगे तो मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ा केस में, सीधा 2 नंबर तो मेरा यहीं पे हो गया। क्या डिस्कवरी, मियर डिस्कवरी ऑफ अ नोन फॉर्म, क्या ये इन्वेंशन ट्रीट किया जाता है क्या? इसके लिए भी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कोई मियर डिस्कवरी हो रहा है, यानी जैसे मान लीजिए कि पहले ब्लैक टी थी, ग्रीन टी थी, मैंने अब पिंक टी भी बना दी, तो क्या वो एक नया इन्वेंशन माना जाएगा क्या? नहीं। द मियर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ये एनहेंसमेंट भी नहीं है, कुछ नया भी नहीं है, सिर्फ डिस्कवरी है छोटी सी, तो वो भैया यहाँ पे पेटेंट के लिए नहीं माना जाता एज पर सेक्शन नंबर 3। एज पर सेक्शन नंबर 3, खत्म बात। आगे देखो क्या बोल रहा है। वॉट आर द राइट्स ऑफ पेटेंटी, तो राइट्स ऑफ पेटेंटी कहाँ पे पढ़े हैं अपन बेटा? सेक्शन नंबर 48 में, जो मैंने आपको पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट के अंदर ही लिखा दिया था, आपको एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। तो देखो सेक्शन नंबर 48, ये आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है कि आप प्रिवेंट कर सको थर्ड पार्टी को। ये आपको प्रोडक्ट के लिए भी मिलता है, तो मेन वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? प्रोडक्ट। और अगर आप देखोगे ना तो दूसरा पैराग्राफ उन्होंने कॉपी किया है और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह क्या कर दिया है? प्रोसेस। बाकी का पूरा पार्ट कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट, एक होता है प्रोसेस पेटेंट। एक जगह प्रोडक्ट लिखा, एक जगह प्रोसेस लिखा, कुछ नहीं, बाकी दो दो नंबर चुराने का कितना अच्छा तरीका है। 6 नंबर आपके यही हो गए। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये 3D हमने पढ़ा था ना, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म, उसी से रिलेटेड पूछा। तो बोला अब देखिए ट्रिप्स आ गया, यानी कि चैप्टर नंबर 15 आ गया, इंट्रोडक्शन वाला, मतलब पुरानी स्टडी मैट होगा तो चैप्टर नंबर 15 होगा, नए स्टडी मैट में अलग चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू आईपीआर का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वन शॉट अपलोडेड है, वो देख लेना बेटा। उसके अंदर ये वाला टॉपिक कवर है, ठीक है, ट्रिप्स वहां पे कवर है। चलो, फिर 3D के अंदर क्या है बेटा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, वो भी है, उसका आप पेटेंट कर ही नहीं सकते अगर जब तक उसके अंदर सिग्निफिकेंट एनहेंसमेंट नहीं हो जाता। फिर नोवार्टिस एजी वाला केस यहाँ पे कोटेड है। केस लॉ के ऊपर बेटा मेरा एक अलग से वन शॉट आने वाला है, अभी आया नहीं है, एक हफ्ता रुकेंगे आप तो मिल जाएगा आपको, तो वो वाला वन शॉट भी आप जरूर देख लीजिएगा। केस फाइल अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? इंस्टा में मेरा नाम देख लेना, देवाशीष गोस्वामी करके, वहां पे भी मैं आपको भेज दूंगा। चलो, अगला देखो, जून 24 का केस, विश्वनाथ प्रसाद उसे राधेश्याम हिंदुस्तान मेटल। ये केस के बारे में इन्होंने बोला कि लिमिटेड टाइम ऑफ ग्रांट मिलता है पेटेंट के अंदर, तभी वो सेल कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, ये तो बहुत लंबा है, फिर से दो दो करके 5 क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम लोग सीधा नीचे आ जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, है ना? तो क्राइटेरिया ऑफ पेटेंट क्या आप ये बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। नोवल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, सेक्शन 3 और 4 में नहीं आना चाहिए। फिर मैथमेटिकल चीजों के ऊपर हो सकता है क्या? अगेन सेक्शन नंबर 3 का ही टॉपिक है, तो बोला नहीं मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह पे तो नहीं हो सकता। फिर आगे क्या बोल रहा है, क्या चीज पेटेंट हो सकता है? तो अगेन बेटा पेटेंट क्या हो सकता है जो 3 और 4 में नहीं होता, वही हो सकता है, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। 6 नंबर फिर से जेब में, ठीक है? तो मतलब कुछ भी आप नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो 10 नंबर में 6 से 8 नंबर आप इजीली स्कोर कर पा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट मैंने आपको लिखाया है बेटा। एडवांटेज क्या है कि कंप्लीट राइट है, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, आप देख रहे हैं? तो आपके पास ना अच्छा नोट्स होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नोट्स अच्छा नहीं है तो फिर बहुत तकलीफ होगी। नोट्स अच्छा है, फिर देखो क्वेश्चन एकदम मक्खन जैसा बन रहा है, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है ना बेटा, तो थोड़ा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, डीजी कर दे इजी। क्योंकि देखो आप जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो ना, तो मेरा वीडियो और भी दूसरी जगह तक जाता है। तो आपकी इच्छा है, आपको मतलब अच्छा लगा होगा तो ही करना, नहीं अच्छा लगा तो मत करना भले। लेकिन अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर सही में क्वेश्चन तो बनने लग गए, तो फिर आप कर देना यार, जाता क्या है आपका। चलो खैर ठीक है। रामचंद इन्वेंटेड अ मेडिसिन एंड वाज अबाउट टू अप्लाई पेटेंट फॉर पेटेंट, लेकिन वो यहाँ पे मर गया, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है? यस बेटा, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 6 के अंदर पढ़ा हुआ है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। दवाई बनाने के बाद अगर वो मर गया तो कोई बात नहीं है बेटा, किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 6। चलो और क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा फटाफट। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, दिसंबर 23 का। दिस इज़ हार्ड है ना, ये काफ़ी मुश्किल है। ये मैंने अभी ईसीआईपीएल के राइटिंग सेशन में भी कराया था। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है भाई कि न्यू और डेवलप्ड है या नहीं। फिर आपको ये केस स्टडी भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो दिस इज क्वाइट टफ। ये जो क्वेश्चन आया था अगर आप देखेंगे तो 8 4 12, 12 और 8, ये 20 नंबर के लिए आया था। कितने नंबर के लिए आया था बेटा? 20 नंबर के लिए अकेला ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी को ही बताया गया है। तो क्वेश्चन को लेकिन पूछा इस तरीके से ना कि आपके लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इन्वेंटर इन्वेंशन का एक बार आप डेफिनेशन देख लेना, वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है? फिर केस का एनालिसिस वगैरह करके 5 नंबर का आपको बताना था।
ठीक है। फिर यहाँ पे इस केस के अंदर आपको ये बताना था कि कंबाइन किए हैं ड्रग्स को, तो क्या आपको पेटेंट मिलेगा क्या? तो यहाँ पे बोला गया है इन द इंस्टेंट केस इट हैज पेटेंटेड द प्रोसेस ओनली नॉट द कॉम्बिनेशन ड्रग इटसेल्फ। ऐसा करके ये आंसर जो है ना ये आपको जरूर देखना चाहिए। दिस इज दिसंबर 23 का। ये काफी मुश्किल है, ये मैंने अभी ईसीआईपीएल के राइटिंग सेशन में कराया हुआ है ऑलरेडी, तो वापस से नहीं करा रहा हूँ, पर इसको जरूर देख कर जाएगा। दिस इज क्वाइट टफ। ठीक है। क्या क्या इन्वेंशन नहीं होता उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, जैसे आपको डायरेक्टली बताना है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट बीन एग्जाम आफ्ड इन एग्जाम, लेकिन ये आप पढ़ के जाइए, इससे आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑलरेडी नोन हर्बिसाइड, यानी कि पता ही है हमको कि क्या होता है, तो उसका एक मतलब एक नया फॉर्म बस है, तो मियर डिस्कवरी ऑफ नोन सब्सटेंस पे कभी भी आपको पेटेंट नहीं मिलता। आगे, एक न्यू सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है यूजेस एआई टू प्रिडिक्ट पेस्ट अटैक ऑन क्रॉप। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। इसके ऊपर आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है। कहाँ गया? हाँ, तो ये जो है बेटा, ये कहाँ पे आ जाएगा? कंप्यूटर प्रोग्राम में आ जाएगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर कॉपीराइट रहता है, सॉरी माफ करना, कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर क्या रहता है? कॉपीराइट। तो यहाँ पे अगेन आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले वाले में भी नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है बेटा? अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, प्लांट ह्यूमंस प्लांट, इन चीज़ों के ऊपर तो बेटा आपको नहीं मिलता, प्लांट की वैरायटी है क्योंकि आपको, तो ये भी नॉट पेटेंटेबल है। चलो फिर दिसंबर 23 का क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ रहता है, कंटेंट क्या क्या रहेगा आपको बताना है। तो ABCD करके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देना, 12 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ता है, ये बता देना। ठीक है, प्रोविजनल जो होता है वो क्या होता है उसका डेफिनेशन इन्होंने दिया है। सेक्शन नंबर 10 के बारे में उन्होंने बताया जो ABCD में कह रहा था, तो इतना भी अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा। पेटेंट स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, और अभी अभी मैंने बताया कि एजेंट भी करता है, तो वो है। पब्लिश कब होगा बेटा? 18 महीने के बाद होता है ना, तो वो आपको बताना है। फिर पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर अभी अभी क्वेश्चन आया जून 25 में, वो आप देखिए। तो रजत एक प्रोप्राइटर है आरसी एसोसिएट्स का, फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फॉर हिज न्यू इन्वेंशन स्मार्ट वॉच। हाउएवर द कंट्रोलर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन्वेंशन कैन नॉट बी परफॉर्म विद अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ क्लेम ऑफ अनदर पेटेंट। जो अभी ऑलरेडी पेटेंट है उसको यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 19 के बारे में आपको बेटा यहाँ पे पूरी बातें आपको लिख के आनी है। ठीक है। दिसंबर 23 आप एक रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ठीक है, अबेंडन कब माना जाएगा? तो जब आपने मान लो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन भरा, कंप्लीट भरा ही नहीं 12 महीने के अंदर, तो फिर आपको माना जाएगा। आप हाई कोर्ट वगैरह में अपील कर सकते हैं, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो काफी टफ क्वेश्चन आप ऐसा मान सकते हैं। ईसीआईपीएल में 2 ही क्वेश्चन टफ आए हैं, एक तो वो दिसंबर 23 वाला जो मैंने आपको बताया, और एक ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर को आपको जरूर गो थ्रू करना है। ठीक है। रेसिडेंट्स बेटा अप्लाई नहीं करेंगे विदाउट प्रायर परमिशन, इसके ऊपर जून 24 में क्वेश्चन आया। सेक्शन नंबर कौन सा था बेटा? 39, उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं इसके, लगातार इसे क्वेश्चंस आते जाते हैं। जितने टॉपिक मैंने कराए हैं उसको आपको करके आना है। राइट ऑफ पेटेंटी 3 नंबर का पूछेगा तो सेक्शन नंबर 48 आपको कोट करके आना है। पेटेंट ऑफ एडिशन दिसंबर 24 में आया हुआ है बेटा। रवि यहाँ पे पेटेंट होल्ड करता है टेम्पर प्रूफ लॉक का अंडर द ट्रेडमार्क टेक लॉक। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंजंक्शन कर रहा है वो सुमित के अगेंस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे पेटेंट ऑफ एडिशन उन्होंने ले लिया। ठीक है, आप सपोर्ट करके बताइए अपना आंसर। तो सेक्शन 54 में पहले पेटेंट ऑफ एडिशन बताना है, फिर आपको बताना है कि इनोवेटिव स्टेप होना है कि नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने आपको रवि कमल बली वाला एग्जांपल दिया था कि ये जो केस इसमें डिसाइड किया गया था कि अगर मान लीजिए कि अगर इनोवेटिव स्टेप अगर आपके पेटेंट ऑफ एडिशन में नहीं है ना, तो भी चल जाएगा। गॉट इट? आप उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर दिसंबर 24 में एक स्ट्रेट क्वेश्चन आया था बेटा, कंपलसरी लाइसेंस और पेटेंट एजेंट के ऊपर। फिर इंटरनेशनल अरेंजमेंट के ऊपर आया था, इसको आप एक बार बस रीड करते हुए चलें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डन, खत्म। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। थोड़ा भी मुझे नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए, पहले के क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया थे। तो यहाँ तक हमने पूरी की पूरी बातें कर ली है। कोई आपके मन में सवाल आए, कोई भी आपको चीज़ ऐसी लगे कि सर ये भी अगर आप करा देते तो अच्छा रहता, तो आप वो सजेशन मुझे डेफिनेटली दे सकते हैं। आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा। आप अपने फ्रेंड्स को इसे ज़रूर शेयर करिएगा। 2 मुश्किल क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बताए दिखाए, उनको एक बार गो थ्रू करिएगा। जो भी नोट्स है बेटा वो आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो गो थ्रू करिएगा नोट्स को, गो थ्रू करिएगा क्वेश्चंस को, ताकि आपको ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ आपसे भी बहुत ईजिली ये जो चीज़ें हैं वो आपसे बन सकती है। पेटेंट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है जून 26 दिसंबर 26 के लिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे।
पेटेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, मुझे जो लगता है वो है सबसे पहले कंपलसरी लाइसेंस, ऑल द एग्जाम में आ चुका है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है। पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट मुझे अभी भी लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद बेटा क्या कौन सी चीज़ों को इन्वेंशन कहेंगे, कौन सी चीज़ों को नहीं कहेंगे, यानी सेक्शन नंबर 3 और 4 आप ज़रूर देख कर जाना। प्रोसीजर आप ज़रूर देख कर जाना। इतनी बातें अगर आप देख कर जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि पेटेंट का जो टॉपिक है इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन बैंक को ज़रूर रेफर करके जाना। क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है वो सबको एक बार प्रैक्टिस करते हुए जाना। इससे आपका ना बहुत ही बढ़िया बेस क्रिएट हो जाएगा। व्हाट डिड एवरीवन, क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? तो चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। आपके मन में जो भी होगा वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि मुझे कुछ इंप्रूव करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ अलग करना है क्या। और साथ ही साथ अगर तारीफ होती है तो मैं थोड़ा सा शर्मा भी जाता हूँ, खुश भी हो जाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर से किसी और वन शॉट के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों।